एवरीवन वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर। आज हम मैथमेटिक्स की दुनिया में एंटर करने वाले हैं जहां पे बहुत सारे डायमेंशंस होंगे। सिर्फ 3 डायमेंशन तक नहीं रहने वाले हम, और उन डायमेंशंस का मतलब क्या होगा वो भी जानेंगे और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मतलब तुमने अगर लास्ट 2 लेक्चर्स देखे हैं तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, और अगर नहीं भी देखे तो थर्ड एक इंडिपेंडेंट लेक्चर रहने वाला अगर यहां से भी शुरू कर रहे हो, बट वो देख जरूर लेना क्योंकि वो बेस बनाने वाले हैं तुम्हारा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। वैसे 2 लेक्चर से वही पढ़ रहे हैं, बट आज हम और ज्यादा डेप्थ में जाने वाले हैं। और जब से वो मेरा वो वीना वाला डायलॉग थोड़ा सा वायरल क्या हुआ, तुम लोग बार बार पीछे पड़ गए कि स्पेसिस नहीं समझ आ रहा, स्पेसिस नहीं समझ आ रहा, मैथमेटिक्स में स्पेसिस क्या होता है। तो आज मैं उसको थोड़ा और डिटेल में बताने वाला हूं, एज्यूमिंग ये एक जेन्युइन डाउट था। ठीक है, हाँ। तो आज हम सीखने वाले हैं बहुत सारी मैथमेटिक्स और बहुत सारी न्यू मैथमेटिक्स। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे क्योंकि हमें लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, तो हम अपने आप को वेक्टर स्पेसिस पे रिस्ट्रिक्ट रखेंगे क्योंकि बट मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है। तो आज हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाने वाले हैं। हम जानेंगे हायर डायमेंशनल ब्रायंट कैट वेक्टर्स के बारे में। हम बहुत क्वांटम मैकेनिक्स का से टक करके छू जाएंगे। मतलब आज का जो लेक्चर रहने वाला है वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स भी दिखने वाली है, तुम्हें नजर आएगी क्वांटम मैकेनिक्स, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारी चीजें। तो बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। इससे पहले कि मैं बहुत सारी चीजें थ्रो करूं तुम पे और स्पेसिस के बारे में बताऊं, पहले एक मुद्दा लिख लेते हैं, एक हम नोटेशंस लिख लेते हैं जो हमारी मोटिवेशन भी होने वाली है। नोटेशन, मोटिवेशन। तो हमारे पास नोटेशन है कुछ बड़ी खूबसूरत सी, तो उसको लिखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले कभी भी मैं z लिखूंगा, मतलब कोई भी ऐसा छोटा सा नंबर लिखूंगा, तो हमारे पास रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखना, इन जनरल मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज करने वाला हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दिक्कत है, वैसे मैंने सेकंड लेक्चर में उसके बारे में बताया था, हाँ। बट अगर तुम्हें फिर भी ज्यादा डीप जाना है तो मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा मेरी ही बनाई हुई, ठीक है। उसमें से अगर तुम फर्स्ट सेकंड 2 लेक्चर भी देख ले तो पहले 2 थोड़ा सा डेप्थ में गए तो हमारा काम हो जाएगा। बट अगर तुम्हें बेसिक्स आते हैं, आ जाओ ना फिर। अगर हम z स्टार लिखेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को मैंने तुम्हें बताया था कि इन दोनों को मिलाकर हम ड्यूल नंबर सिस्टम भी बोल देते हैं। ड्यूल नंबर सिस्टम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टू रिमेंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको डिटेल में पढ़ेंगे आज, बहुत सारे नोटेशंस लिखेंगे ना, वही नोटेशंस को आज हमें पढ़ना है मेनली, ठीक है। जब भी मैं कभी ऐसे लिखा करूंगा, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया था वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं। अगर तुम 11वीं 12वीं कक्षा से आ रहे हो या अपने बीएससी में हो, जो भी वेक्टर तुमने पढ़ा है, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा है, वेक्टर एनालिसिस पढ़ी, भूल जाओ सारा कुछ। उस वेक्टर का यहां पे उतना कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ऐसे समझ लो हम तो पूरे का पूरा ब्रह्मांड पढ़ने वाले, जिसमें से एक प्लेनेट के बारे में तुमने पढ़ा है। सीरियसली बोल रहा हूं, अगर पूरा ब्रह्मांड है वेक्टर स्पेस तो तुमने छोटा सा पार्ट उसका वेक्टर पढ़ा है, क्योंकि वेक्टर्स अभी बताता हूं, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है बताने की, बट मैं अपने आप को रोकूंगा यहां पे और बताना चाहूंगा कि इसको बोलते हैं हम कैट वेक्टर, ठीक है। वेक्टर स्पेस से आता है। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए उसका कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करता है उसके ड्यूल में, ऐसे ही ये जो हमारे पास अगर वेक्टर है ये बिलोंग करता है, लास्ट टाइम बताया था, सिंबल बिलोंग कहते हैं इसे, दिस वेक्टर बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस V। अगर ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, कॉम्प्लेक्स का मतलब मुश्किल नहीं, कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड पे ये वेक्टर स्पेस है। बताया था ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और फील्ड यहां पे कौन सी होने वाली है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। इन जनरल अगर हम देखें तो हमारी फिजिक्स में भी, क्वांटम फिजिक्स में भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज होते हैं एज कंपेयर टू रियल नंबर्स। हाँ, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता, उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं होता। बट अगर हम इन जनरल थ्योरी में देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, बट हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं सच दैट फाइनल आंसर रियल नंबर आए। इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे, बट फिलहाल के लिए जो कैट वेक्टर होते हैं ये आते हैं कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस से। इसी का ये कॉन्जुगेट होता है जिसे हम ब्रा वेक्टर बोलते हैं, जिसके बारे में मैं बता रहा था, इसे बोलते हैं ब्रा वेक्टर। ये जो हमारे पास है ये आता है इसके ड्यूल स्पेस से, V स्टार बोल देते हैं इसे। और यहां पे जो फील्ड है, मतलब जो यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ड्यूल स्पेस में हमारे पास उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स मिलते हैं। समझ पा रहे हो? तो ये हमारे पास V स्टार मतलब ड्यूल स्पेस से मिलेगा। वैसे इसको ड्यूल स्पेस ना बोल के मैं एक थोड़ा और अच्छा वर्ड सोच लेता हूं, हां, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट वेक्टर स्पेस।
समझ आ रही है बात? ठीक है, मतलब अगर तुम कैट वेक्टर लेने जाओगे तो V से मिलेगा, ब्रा वेक्टर लेने जाओगे तो वो हमें मिलेगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वेक्टर स्पेस से। यहां पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं मिलते, उनके कॉन्जुगेट्स मिलते हैं। मैंने तुम्हें बताया था फॉर एवरी Z देयर एग्जिस्ट अ यूनिक Z स्टार, ऐसे ही फॉर एवरी साई देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ब्रा वेक्टर, फॉर एवरी कैट देयर इज ब्रैकेट वो है ना, वहीं से बनाया था पॉल डिराक ने। मेरे ख्याल से यहां तक बेसिक बातें तो समझ आ रही होंगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है ये, अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, याद रखना ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, बट 1 सेकेंड, वेयर इज माई मार्कर, हां ये एक वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर, बट रिमेंबर दिस इज अ नंबर। अब ये क्या होता है इसको तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा भाई साहब। अगर तुम अपनी 12th में भी हो तो आज तुम्हें मास्टर्स लेवल की मैथमेटिक्स को टच करवा दूंगा, गारंटी दे रहा हूं, पता भी नहीं लगेगा तुम्हें, इतना स्मूथली चलेगा, और एंड में बताऊंगा कहां पे आई थी वो मास्टर्स लेवल की। ठीक है, ये समझ आया? इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट समझ आ रहा है? बढ़िया। इसके बाद हमारे पास एक नोटेशन आती है ऐसा, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़े तो यहां कोई साधारण सी मल्टीप्लाई नहीं होती है, क्योंकि एक वेक्टर स्पेस से आता है, दूसरा वेक्टर दूसरे वेक्टर स्पेस से आएगा। लेटस से दोनों अलग अलग वेक्टर स्पेस से बिलोंग करते हैं, ये एक वेक्टर स्पेस से, ये दूसरे वेक्टर स्पेस से। वेक्टर स्पेस का मतलब अभी डिटेल में और बताता हूं, अगर कंफ्यूजन हो रही है कि व्हाट इज दिस वेक्टर स्पेस, अभी बताते हैं, पूरे डिटेल में बताएंगे। ठीक है, बताना बनता भी यार, बहुत जनरल टर्म्स होती हैं। इसको हम बोलते हैं टेंसर प्रोडक्ट। टेंसर प्रोडक्ट समझ पा रहे? ठीक है, इसकी नोटेशन ऐसे भी हो सकती है, मैं सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकता था। ठीक है, तो कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख देंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर मैं कभी A स्टार लिखूं, जैसे मैंने Z स्टार लिखा है, स्मॉल वाले एलिमेंट्स लिखूंगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैपिटल लेटर्स लिखूंगा वो मैट्रिसेस है। हाँ, मैट्रिसेस के बारे में लास्ट टाइम बताया था, वो 1 0 0 1 ऐसी होती है ना वही। तो ये हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर कभी भी मैं ऐसे लिख दूं ना, A के ऊपर T, मैं देख लूं पहले वीडियो में आ भी रहा है। हाँ, अगर मैं A के ऊपर कभी भी ऐसे T लिख दूं, इट मींस दैट ये हमारे पास ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी के लिए लिख लो, थोड़ा सा झेल लो। ठीक है, और अगर मैं कभी भी इसके बाद मैं कभी भी ऐसे लिख दूं A और उसके ऊपर ऐसे, जैसे तुम प्लस लिखते हो ना ऐसे, प्लस वाले का ऐसा कर दो थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हार्मिशियन कॉन्जुगेट। इसका नाम क्या है? हार्मिशियन कॉन्जुगेट। अच्छा, इसका ना मेन मीनिंग ये समझो, ऐसे समझ लो कि इसमें हम ट्रांसपोज भी ले रहे हैं, इसमें हम ट्रांसपोज भी ले रहे हैं, अरे व्हाट इज हैपनिंग, ट्रांसपोज भी ले रहे हैं और इसमें कॉन्जुगेट भी कर रहे हैं। कॉन्जुगेट का मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था, जहां पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z लिखा हो, x प्लस आयोटा y ऐसा लिखा हो, तो Z स्टार का मतलब होता है जहां आयोटा उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट, एज सिंपल एज दैट। और यही नोटेशन हमें डिस्कस करनी है। और एक एक्स्ट्रा नोटेशन जो बड़ी मजेदार है, विच इज दिस वन, स्टार ए सॉरी साई, ये हमारे पास एक बड़ा वेक्टर है, ये ए एक ऑपरेटर है, अब इसके बारे में बताऊंगा। और एक हमारे पास ये है, और ये हमें पढ़ना है, दिस इज, इसमें क्वेश्चन मार्क डाल दो, इसका नाम अभी नहीं बताऊंगा मैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं है, बट बड़ी ज्यादा खूबसूरत चीज है, और ये है क्वांटम मैकेनिक्स। ऑल्दो पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है, बट दिस इज मेन क्वांटम मैकेनिक्स। यहां पे हम जंप करेंगे एकदम डीप, जब हम श्रोडिंगर इक्वेशंस वगैरह पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है। हाइजेनबर्ग्स इक्वेशन पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा वहां पे। तो अब वो समय आ चुका है जब हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिस के बारे में, कि व्हाट इज स्पेस, व्हाट इज स्पेस। और मेरे को कहना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट स्पेस, एब्स्ट्रैक्ट स्पेस। पहली बात तो ये दिमाग में उतार लो, इट मे और मे नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद ऑर्डिनरी स्पेस। ये एब्स्ट्रैक्ट स्पेस है, इसके कितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, एक से लेकर इंफिनिटी तक, तुम्हें मैंने बताया था, दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट स्पेस। इसमें हम कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस, एक आज मैं थोड़ा मैथमेटिशियन की साइड लेना चाहूंगा, तो हम मैथमेटिशियंस, हम
हमें कोई मतलब नहीं है कोई फिजिकल कोई इंटरप्रिटेशन है हमारे फॉर्मूला की या नहीं है। अगर तुम चाहते हो तुम्हें कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन चाहिए तो हम तुम्हें फॉर्मूला बना के देंगे, हम तुम्हें वेक्टर स्पेस दे देंगे। हमने पूरी स्टडी कर रखी है वेक्टर स्पेस की इनफाइनाइट डायमेंशन तक। अच्छा तुम्हें चाहिए, लो 3 डायमेंशन तक यूज कर लो, एन की वैल्यू बस 3 पुट कर देना। हम जहां पे डायमेंशन को एन लिखेंगे तुम 3 लिख देना। हम तो जनरल काम करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है कि फॉर्मूला की कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन है या फिर नहीं। अगर तुम्हें अभी भी बात समझ नहीं आ रही तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, क्योंकि मैथमेटिशियंस प्रूफ में बिलीव करते हैं। समझ पा रहे हो? अब जो मैं बताने वाला हूं वो चीज समझो। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट स्पेस है इसका मतलब क्या होता है? दिस इज एब्स्ट्रैक्ट स्पेस। स्पेस का मतलब होता है तुमने कोई एक सेट लिया, सेट में रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, ये इसे सेट बोलते हैं। अगर तुमने एक सेट लिया प्लस में उसमें कुछ प्रॉपर्टीज लगा दी, कुछ एक्सियम्स डिफाइन कर दी उस पे, वो हमारे पास बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट स्पेस। बस इतनी सी बात है। डिफाइन नॉट बाय फिजिकल लॉज, इट इज, पहले तो ये लिखना चाहूंगा मैं, इट इज नॉट डिफाइंड बाय फिजिकल लॉज। ये कोई फिजिकल एफ इक्वल टू एम में जैसी चीजें थोड़ी लगती हैं कि हमने कोई रूल बना दिया ये चीज इस पे वैलिड होगी, ऐसा नहीं है हमारे पास, ठीक है। बट बाय सेट ऑफ एक्सियम्स, यहां पे चलती हैं एक्सियम्स। एक्सियम्स का मतलब है हमने एक सेट लिया, उस सेट, अगर वो सेट के एलिमेंट्स पर्टिकुलर 7 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम उस सेट को एक पर्टिकुलर स्पेस बोल देंगे, एब्स्ट्रैक्ट स्पेस। कई सारे तरह के स्पेसेस है डिपेंडिंग ऑन क्या प्रॉपर्टीज हम सेटिस्फाई कराना चाह रहे हैं। देखते जाओ, बताते हैं उसके बारे में। सेट प्लस एडिशनल स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज इंपोज्ड ऑन इट, इंपोज्ड ऑन इट, उसे हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट स्पेस, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट स्पेस में जो स्पेस वर्ड है थोड़ा सा काइंड ऑफ कभी कभी मिसलीडिंग हो जाता है, बट तुम ये समझो हमने एक सेट लिया, उसमें कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर या फिर कुछ प्रॉपर्टीज लगा दी कि इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करो। अगर तुम्हें भाई साहब किसी को मान लो प्रपोज करने जाना है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी, पहले तुम्हें उस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करना होगा, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है ना, गुलाब का फूल लेके जाओगे, गोभी का फूल लेके जाओगे, कैसी बात है, तो वो बात नहीं बनेगी ना। तो कुछ तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक ऑब्वियस सी बात है एग्जिस्ट करती हैं तो स्पेस बनने के लिए, वरना एक सेट है। ऐसे समझ लो सिंगल से अगर तुम्हें डबल होना है तो कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे तुम्हें फॉलो करना होगा। मतलब यहां पे एक सेट है, इससे तुम्हें बनना है स्पेस, तो कुछ होंगी प्रॉपर्टीज, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज। अगर तुम्हें सिंगल से डबल होना है तो उसके लिए भी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज रहेंगी, कुछ तो चेंजेस करने होंगे। बस वही हमारे पास डिफरेंस होता है सेट में और स्पेस में, है ना। अब जो है वैसे ही दिमाग में आएगा ना हमारे सिंगल लोग के। तो सेट प्लस में एडिशनल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक और चीज समझो जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट स्पेस की बात करते हैं ना, तो एब्स्ट्रैक्ट स्पेस में हमें यह भी पता लगता है, ये एक्सियम्स हमें क्या बताती हैं, ये एक्सियम हमें बताती हैं, एक्सियम टेल्स अस हाउ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट रिलेट, एक दूसरे से कैसा उनका रिलेशन है, ठीक है, वो एक्सियम्स बताएंगी। जैसे मैंने भी वो सिंगल डबल वाले में बताया, जो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करोगे उससे हम रिलेशन पता लगेगा। हाँ, रोने की जरूरत नहीं है, बस सोच तो सकते ही हैं, है ना, सोचने में क्या जा रहा है। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी। एक्सियम दैट टेल्स अस हाउ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट रिलेट, या फिर ये भी बोल सकते हैं हाउ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इंटरैक्ट विद ईच अदर। अब हर जगह तो नहीं फूल जाके दे दोगे ना, अलग अलग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होती है अलग अलग जगह पे। तो दिस इज मेन एब्स्ट्रैक्ट स्पेस। एब्स्ट्रैक्ट स्पेस का साधारण भाषा में मैंने तुम्हें मतलब बता दिया। किसी को अगर समझाना पड़ जाए क्या बोलोगे? वीडियो पॉज करो जरा, अपने आप को समझाना ये बात। एब्स्ट्रैक्ट स्पेस का मतलब, अभी भी वही सिंगल डबल चल रहा दिमाग में, है ना। एब्स्ट्रैक्ट स्पेस का मतलब होता है एक सेट लो, उस सेट पे कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दो, अगर वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं, कुछ सेट ऑफ एक्सियम्स फॉलो हो रही हैं, तो हम उसे क्या बोल देंगे?
एब्स्ट्रैक्ट स्पेस। सेट से स्पेस में जाने के लिए कुछ एक्सियम्स होंगी। मेरे ख्याल से अब तो समझ आ ही गया होगा, लेकिन क्यों जरूरत पड़ रही है स्पेस वर्ड की मैथमेटिक्स में? क्योंकि हम चीजों को जनरलाइज करना चाहते हैं, जनरलाइज कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं। जैसे हम, अगर मैं सिंपल तुम्हें वेक्टर पढ़ाता 11वीं 12वीं क्लास का, तो एक्चुअल में वो सिंपल 11वीं 12वीं क्लास का वेक्टर जो है ना, वो पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा एस्ट्रॉइड है। मतलब पूरा ब्रह्मांड अगर एक वेक्टर स्पेस है, तो उसका एक छोटा सा इतना सा एग्जाम्पल है वेक्टर, जो हम पढ़ते हैं वेक्टर अलजेब्रा, जो मैक्सवेल ने भी यूज किया था, वेक्टर कैलकुलस आई थिंक, है ना। वो तो एक सबसेट है, सबसेट का मतलब छोटा सा पार्ट है। हम तो बहुत जनरलाइज्ड चीज पढ़ रहे हैं। अब जो जितनी भी बार मैं यहां पे वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस आज लिखूंगा, हर बार उसके बारे में कुछ न्यू बताऊंगा। देखना, आज मैं प्रिपेयर करके आया हूं ऐसी चीज, जितनी बार बताऊंगा अलग। जैसे एक हमारे पास एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास है वेक्टर स्पेस। अब ये वेक्टर स्पेस क्या होता है ना, हमें पता है। एक सेट लेंगे, प्लस में उसमें कुछ रूल्स लगाएंगे और बन जाएगा बस, है ना। तो हमारे पास क्या होता है, ये एक्चुअल में सेट प्लस में दो प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी होती है। वो दो प्रॉपर्टीज मैंने बहुत बार बता दी। सेट में दो ऑपरेशंस, पहला है वेक्टर एडिशन और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और भाई साहब मैं पहले कह रहा हूं, अगर तुमने वेक्टर स्केलर पहले पढ़ा, भूल जाओ बिल्कुल उसको। हमें कोई लेना देना नहीं उस वेक्टर स्पेस से, वेक्टर स्केलर से, बिल्कुल भी। स्केलर का मतलब जिसपे सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अरे भूल जाओ उस चीज को, कोई मतलब नहीं हमें। यहां के वेक्टर दे आर मच मोर जनरल एज कंपेयर टू जो हम 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए भूल जाओ, बस नाम सेम है, क्रम अलग अलग है दोनों के। हाँ मतलब वही बात हो गई, है ना। तो मान लो हमारे पास इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं v ऑफ f से। मैंने तुम्हें बताया v इज अ वेक्टर स्पेस, और नंबर्स कहां से लेंगे, वो लेंगे हम f से। जनरली अगर कुछ नहीं कहा हुआ तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब जिसमें इमेजिनरी नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो अगर मैंने दो एलिमेंट लिए a और एक लिया b बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस f, ये वेक्टर्स हैं। पता क्यों? क्योंकि ये v की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं कभी नंबर्स लेता 1 2 3 4 5 6 या z1 z2 z3, वो f से आते, वो f की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर्स हैं, मैं इनको प्लस कर दूंगा। वापिस अगर ये v में आ गए तो हमारे पास वेक्टर एडिशन फॉलो हो रही है। ठीक है, ये मतलब है इसका। और हमने बताया, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि इसको इंटरनल कंपोजिशन भी बोलते हैं, लिख सकते हो इसके साथ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल कंपोजिशन। बट स्केलर मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे तो एक एलिमेंट हम लेंगे f से, फील्ड से कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, ये फील्ड की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। और एक एलिमेंट लेंगे हम वेक्टर स्पेस से, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों में फर्क है, इस a में और इस a में फर्क है। इसके पास पैसे हैं और ये हम लोग हैं जो भी कमाने वाले, जो भी सक्सेसफुल होने वाले हैं, है ना, मेहनत कर रहे हैं। ये अगर, अब वापस एग्जांपल पे आते हैं, ज्यादा डीप हो जाएगा, रुलाने के लिए नहीं बुलाया मैंने तुम्हें। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वापिस आ गए वेक्टर स्पेस में। याद रखना, घूम फिर के आना वेक्टर स्पेस पे, है ना। चाहे अमीर हो गरीब हो, दोनों को एट द एंड ऑफ द डे खाना तो खाना ही है। पैसे तो नहीं खा सकते, ऑब्वियसली बात है। समझ पाए? बढ़िया। इसे बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन, घर की बात घर में। और अगर बाहर से एक एलिमेंट लाए हो, एक घर से आया है, दोनों मिलके वापस घर में आ गए, तो इसको एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलते हैं, बाहर से भी खींच के लेके आ गए, है ना। लेकिन अब मेन बात आती, मैंने तुम्हें क्यों कहा कि वेक्टर भूल जाओ 11वीं 12वीं का। मैंने तुम्हें इसलिए कहा कि वेक्टर स्पेस में थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको हटा भी दूं, आई होप कि तुमने लिख लिया होगा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा भी दूं, हम ऐसे याद रखेंगे कि एक वेक्टर स्पेस क्या होता है, एक सेट होगा, सेट ऑफ नंबर्स, जिसमें तुमने ऑपरेशन लगाए हैं, मतलब इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इस दो को फॉलो करने चाहिए। तो इसके सेट के एलिमेंट्स को फिर हम नाम दे देंगे वेक्टर्स। समझ पा रहे हो? अगर सेट के एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे हैं, और मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा वो अजीब सी ब्रैकेट्स लगा के, वो जो कैट और ब्रा वाली बताई अभी तुम्हें, बिल्कुल वही। अच्छा, यहां पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मैं अलग कलर से उसको लिखना चाहूंगा कि यहां पे विदाउट, ये शॉर्ट फॉर्म होती है विदाउट की, ठीक है। स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ वेक्टर्स,
द नेचर ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब पता क्या है, मैंने डिफाइन ही नहीं किया वेक्टर क्या होता है, इसका अभी तक मैंने कोई ऐसा एग्जैक्ट मतलब नहीं डिफाइन किया है। अब तुम्हें अगर अपनी फिजिक्स में यूज करना है तो तुम पहले इसका मतलब डिफाइन करो, और वो मतलब इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता होना चाहिए। 12 प्रॉपर्टीज फील्ड की अगर तुम्हें नंबर्स चाहिए, और 2 प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस की अगर तुम्हें वेक्टर चाहिए तो, है ना। हम तो इनफाइनाइट डायमेंशंस तक पढ़ेंगे, आज बताऊंगा अभी इनफाइनाइट डायमेंशन के बारे में। बट अगर हम थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जो हम वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं, हम वेक्टर क्या है हम नहीं बता रहे हैं अभी, हम इन जनरल पढ़ना चाह रहे हैं। ये वेक्टर एक मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, ये फिजिक्स वाले वेक्टर्स हो सकते हैं, ये बायोलॉजी में मच्छरों को वेक्टर बोल सकते हैं वैसे, है ना। अगर हम बायोलॉजी में भी मैथमेटिक्स घुसेड़ना चाहेंगे तो मतलब इसका मतलब बताए बिना हम इसको सेटिस्फाई करें। मतलब जो भी तुम कोई चीज लेके आओ, कोई फंक्शन लेके आओ, फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसी मशीन जिसमें तुमने इनपुट डाला तो कुछ अलग आउटपुट आएगा, ठीक है। ऐसी मशीन लेके आओ, अगर वो मशीन इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है तो उसे हम बोल देंगे वेक्टर, और वो किसके अंदर आएगा, वेक्टर स्पेस के। समझ पा रहे हैं, एक बार और पक्का, चलो आ जाओ। इनपुट से आउटपुट आएगा, जो मशीन है ये इनपुट से आउटपुट बनाने वाली, अगर वो इनको फॉलो कर रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस। दैट इज इट, इतना सा ही था। तुम कोई भी फंक्शन लेके आओ, फंक्शन लेके आओ, और वो बस इनको प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आज तुम्हें बताई है। मेरे ख्याल से यहां से चमक गया होगा तुम्हें एकदम, जो शाइन आ रही होगी, जो रिफ्लेक्शन आ रही होगी, वो मजेदार है यहां से, ठीक है। कि हमने वेक्टर स्पेस में जो वेक्टर्स है उनका नेचर डिफाइन नहीं किया, वो भाई तुम्हारे लिए छोड़ दिया। हम जनरलाइजेशन में बिलीव रखते हैं, यही फायदा होता है स्पेसिस का। समझ पा रहे हो, अब यही फायदा है। हमने एक बहुत जनरल चीज डिस्क्राइब कर दी, उसके छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो क्या कहते हैं उसे, प्रैक्टिकल मैथ, क्या वर्ड था, अप्लाइड मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। हाँ, हम तो प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। प्योर मैथमेटिक्स का मतलब होता है हम कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को ना पढ़ के हम पूरी की पूरी ब्रांच ही बनाने वाले हैं भाई साहब। समझ रहे हैं, ये मतलब होता है। और सिर्फ हमारे पास यही नहीं है, एक और भी बड़ा सुंदर सा स्पेस है जिसका नाम होता है मैट्रिक्स स्पेस। इससे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल के लिए, याद रखना। ये अलग है, ये अलग है, जो मैं बताने वाला हूं। मैट्रिक्स स्पेस क्या करता है, अगर मैंने एक सेट लिया, सेट प्लस में एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया, वो मैंने नहीं बताया क्या होगा डिस्टेंस फंक्शन, कोई भी डिस्टेंस फंक्शन हो, 4 प्रॉपर्टीज 3 प्रॉपर्टीज बताऊंगा, उसको फॉलो कर रहा हुआ तो वो मैट्रिक्स स्पेस में आ जाएगा। कितनी अच्छी बात है, मैंने कोई डिस्टेंस फंक्शन बताया नहीं है वो क्या होगा। अब जो मैट्रिक्स स्पेसेस है, ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक एग्जांपल देते हैं। मतलब पूरा का पूरा मैट्रिक्स स्पेस थोड़ी यूज होता है जनरल रिलेटिविटी में, मैट्रिक्स स्पेस के एग्जांपल्स यूज होते हैं। समझ पा रहे हो भाई साहब, कितनी जनरल चीजें पढ़ने जा रहे हैं हम, कितनी जनरल चीजें पढ़ रहे हैं, मतलब पूरे ब्रह्मांड को पढ़ रहे हैं जिसके एक छोटे से सबसेट यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। इसीलिए मैंने सोचा कि यहां से पढ़ाऊंगा, मजा आएगा उसके बाद, और ऐसे टर्न लेके तुम्हें पता नहीं लगेगा। इस 10 लेक्चर में हम भाई साहब ऑलमोस्ट पीएचडी लेवल की मैथमेटिक्स को टच कर जाएंगे, इवन दो यू आर इन क्लास 11 और 12th और 10th। हाँ, मैट्रिक्स स्पेस के बारे में बता रहा था। एक सेट लेना है हमेशा की तरह, इसमें ये वाले ऑपरेशंस थे, इसमें एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करना है। ये डिस्टेंस फंक्शन करता क्या है, इट टेक्स 2 पॉइंट्स ऑफ अ सेट एंड रिजल्ट्स अ स्केलर। रिजल्ट्स अ स्केलर, इसका मतलब रिजल्ट्स नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव नंबर लिख लेना, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। 2 नंबर्स लेगा सेट के, मशीन में डालोगे, ये मशीन है डिस्टेंस फंक्शन। मुझे नहीं पता ये डिस्टेंस फंक्शन क्या है, वो तो हम डिफाइन करेंगे, छोटी छोटी एप्लीकेशंस होंगी। कोई भी डिस्टेंस फंक्शन पूरी दुनिया में से मैथमेटिशियन से मिलो, अलग अलग डिस्टेंस फंक्शन लेके आओ, घर बैठ के खुद बनाओ, बट जो मैं प्रॉपर्टी बताने वाला हूं वो सेटिस्फाई हो गई तो वो मैट्रिक्स स्पेस में आ जाएगा बस, ठीक है। तो टेक्स 2 पॉइंट्स ऑफ अ सेट एंड रिजल्ट्स अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। और मैं एक बात बताऊं, अगर तुम सोच रहे हो कि चीजें समझ नहीं आ रही तो भाई साहब 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, बहुत ही ज्यादा मजेदार चीजें बता रहा हूं यार। बिलीव मी,
दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ मैथमेटिक्स। ये कोई साधारण सी मैथ नहीं है, ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा डीपर लेके जाया जा रहा है। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर कराया था भाई, 2-3 सेमेस्टर होते हैं वो बीएससी में, जो तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बता दिया। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था तुम्हारा, और उसमें इतना सारा तुम्हें मैंने बता दिया और पता भी नहीं लगा होगा तुम्हें, 50 मिनट के अंदर के सीख लिया हमने। वैसा ही एक बार पॉज करो और इसको सोचो यार, कितनी खूबसूरत चीजें चल रही हैं। हमने कोई भी एक सेट लिया और एक डिस्टेंस फंक्शन, तुम मुझे बता दो डिस्टेंस फंक्शन, मैं तो कोई भी डिस्टेंस फंक्शन की बात कर रहा हूं। ये डिस्टेंस फंक्शन की एक चीज मैं बता रहा हूं, ये करता क्या है, ये 2 पॉइंट्स लेगा, मुझे नहीं पता ये कैसा बिहेव करेगा, ये 2 पॉइंट्स को लेने के बाद क्या करेगा, बस आंसर मुझे पता है कि एक डिब्बा है, ये है डिस्टेंस फंक्शन। इसमें तुम 2 एलिमेंट्स डालो, किसके, सेट के। इस सेट के 2 एलिमेंट्स लिए, डाले, आंसर मिला एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर। डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव ना, दैट इज वाई मैंने यहां पे लिखा। जीरो भी इंक्लूडेड होगी, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है इफ 2 पॉइंट्स आर सेम। बड़ी ऑब्वियस सी बात थी वैसे, है ना। बट ये दोनों अलग क्यों है, ये दोनों के दोनों स्पेसेस अलग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें जरूरी थोड़ी वेक्टर स्पेस होना है ना, इसका वेक्टर स्पेस से कोई लेना देना ही नहीं है, बस इसलिए ये अलग है। और यहां पे याद रखना, फिर से मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखना चाहूंगा, विदाउट स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ डिस्टेंस, सेम ही लिख लो, विदाउट स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस फंक्शन। मुझे नहीं पता भाई ये फंक्शन होगा क्या, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता ये फंक्शन होगा क्या, बट ये जरूर पता है 2 चीजें डालेंगे, एक चीज बाहर आएगी। सोना डालेंगे और बाबू सोना बाहर आएगा, मतलब ऐसा कुछ। हाँ, वो वाला नहीं रिपीट करूंगा जो बहुत फेमस है। सोना डालेंगे, बाबू सोना बाहर आएगा, वैसा कुछ नहीं। 1 मिनट, 2 चीजें डालनी है ना। यहां से हमने, मतलब ऐसे समझो कि एक मशीन है डिस्टेंस फंक्शन। हाँ, यहां से हमने डाला बाबू और यहां से हमने डाला सोना। हमें नहीं एक बात ध्यान रखना है इसमें, हमें नहीं पता है बिल्कुल भी कि ये डिस्टेंस फंक्शन इनके साथ क्या करेगा, वो मुझे नहीं पता है। मेरे जैसा होगा तो भाई चांटे मारेगा रख रख के ऐसी हरकत करने वाले को, ठीक है। मान लो ये मैं ही हूं डिस्टेंस फंक्शन, और मैंने नहीं चांटे मार मार के यहां से मैंने बना दिया साधारण इंसान, ठीक है। मैंने यहां से 2 एलिमेंट्स लिए, हाँ, 2 क्रिएचर्स लिए यूनिवर्स के, उनको एक डिस्टेंस फंक्शन में डाला, एंड आई एम द डिस्टेंस फंक्शन। मार मार के मैंने इन्हें क्या बना दिया, साधारण इंसान। बस यही हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है। मैंने कैसे मारा होगा चांटे वो मुझे नहीं पता, मैं कोई नेचर यहां पे डिफाइन नहीं कर रहा हूं, समझ गए। तो ये है हमारे पास, अब तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ना तुम, बस यही सब चाहिए हमें। इसके बाद हमारे पास आता है एक और टाइप का स्पेस। अब मैथमेटिक्स की जो मेरे दिमाग की तारें हिल ही गई हैं, तो मैं तो बढ़िया से पढ़ा के जाऊंगा आज, ठीक है। मैट्रिक स्पेस हमने पढ़ लिया, एक बार मैट्रिक स्पेस की ना प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, वो भी मैं लेके आया हूं तुम लोगों के लिए, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज, क्योंकि मैट्रिक स्पेसिस ऑल्दो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में तो नहीं, बट जनरल रिलेटिविटी भी तो कभी पढ़ोगे, उसमें यूज हो जाएगी। तो इसलिए एक बार पढ़ तो लेते हैं, मजा तो आए। नोट्स बना ही रहे हैं तो कंप्लीट बना लेते हैं। मैट्रिक स्पेसिस, इसमें क्या होता है, डी ऑफ एक्स वाई, एक ऐसा डिस्टेंस फंक्शन जिसके बारे में मेरे को अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं पता। ये क्या करता है, असाइंस अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर टू ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। जो भी सेट हम लेंगे, उस सेट के 2 एलिमेंट्स लो, उनको कुछ ना कुछ करके एक रियल नंबर असाइन कर देगा। ये जो डी ऑफ एक्स वाई है, कोई भी थोड़ी उठा के ले आओगे डी एक्स वाई, कोई भी थोड़ी चांटे मार देगा। हक होता है लोगों का, जैसे मेरा, मैं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हूं क्योंकि कुछ मारने का हक है। फिलहाल के लिए डी एक्स वाई हमारे पास मस्ट सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज।
फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। डिस्टेंस के नाम से ही पता लग रहा है कि डिस्टेंस एक पॉजिटिव चीज होती है, तो dxy मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली चीज। इसको हम नॉन नेगेटिविटी बोल सकते हैं। पहले हेडिंग डाल लेना, या तुमने अगर लिख लिया है तो उसके नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। नॉन नेगेटिविटी, इसका मतलब होता है dxy मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and dxy will be equal to 0 if and only if x is equal to y। कोई भी डिस्टेंस फंक्शन ले आओ, पहली प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करनी पड़ेगी उसे, समझ गए। दूसरी चीज सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब है dxy लो या फिर dyx करो, आंसर में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। डिस्टेंस अगर तुम x से y तक मेजर करो या y से x तक मेजर करो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, तब हम उसे डिस्टेंस फंक्शन बोलेंगे। तीसरा, तब वो आएगा मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, समझ रहे हो। तुम दुनिया का कोई भी फंक्शन बना लो, इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब मानूंगा मैं। मतलब मैं क्या मानूंगा, है ना, तब मैट्रिक्स स्पेस मानेगा। तो ये हो गई। और एक अपने पास बड़ी खूबसूरत सी चीज, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ऐसा सुना है ना। वैसा ही कुछ, वो नहीं वैसा ही कुछ, ठीक है। तो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी मतलब dxy, अगर तुमने दो पॉइंट्स लिए हैं x और y और तीसरा कोई भी पॉइंट ले लिया z, तो हमेशा ये तो dx, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू d ऑफ xz प्लस d ऑफ zy। सोच के देख लो दिमाग में, अगर मैंने यहां से z x y मान लिया तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इक्वल भी हो सकता। अगर z को मैं यहां लिख देता तो इक्वल भी हो जाता, बट अगर मैं यहां लिखूं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को मिला के इससे बड़ा ही होगा, वैसा कुछ कहना चाह रहा हूं। ऑल्दो ये अभी मैंने ऑर्डिनरी स्पेस में लिखा, मैं बचना चाह रहा हूं ज्योमेट्री से, समझ पा रहे हो। मेरे को पता है, मैं जान के ये सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं तुम्हें, बाबू सोना ये वो जो भी है, मैं इंटेंशनली ये एग्जांपल पता क्यों दे रहा हूं, ताकि मैं तुम्हें ज्योमेट्री से बचा पाऊं। ज्योमेट्री यहां पे मिसलीडिंग हो जाएगी। याद रखना, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, स्टेटमेंट बाय राजन। दिस इज स्टेटमेंट जो मैं बोलने वाला हूं। एब्स्ट्रैक्ट स्पेस एक बहुत जनरल चीज है। अगर तुम इसको ज्योमेट्रिकली समझना चाहते हो तो यू हैव टू फेस सम लिमिटेशंस। अगर तुम एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिस से यहां जाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ तो लिमिटेशंस दिखेंगी ही। दीज आर वेरी जनरल चीजें, एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिस। बट अगर तुम ज्योमेट्रिकली चीजों को समझना चाहते हो, लिमिटेशंस फेस। मतलब मैथ को पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं। जरूरी नहीं है मैथ को हमेशा ज्योमेट्री से ही पढ़ा जाए, एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिस से भी पढ़ा जा सकता है, उसमें ज्योमेट्री की कोई जरूरत नहीं होती है। हम इनफाइनाइट डायमेंशन तक को भी डाइजेस्ट कर जाएंगे। हालांकि अगर हम दूसरी साइड पे देखें, भाई साहब 4 डायमेंशन आ रहे हैं ना अगर, तो जान निकल जाती है। ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें 4 डायमेंशन में भी जान निकल जाती है। 4th डायमेंशन विजुलाइज करने के लिए हमारा दिमाग ही नहीं बना हुआ है ना, 2 डायमेंशन के लिए भी नहीं बना हुआ एक्चुअली। सोच के देखना एक बार 2 डायमेंशनल शीट, 2 डायमेंशनल शीट एक पक्का 3 डायमेंशनल स्पेस में इमेजिन कर रहे होंगे। अच्छा एक बार सोच के देखना 1 डायमेंशनल लाइन, जब तुम लाइन इमेजिन करोगे वो किसी सरफेस पे ही होगी, अकेली लाइन नहीं इमेजिन कर सकते। तो हमारा दिमाग बना 3 डायमेंशन में सोचने के लिए, स्पेस में सोचने के लिए। फिर से वर्ड आ गया स्पेस, वापिस। और पूरी मैथमेटिक्स की जान, आन बान शान जान, मतलब सबसे ज्यादा जनरल टाइप के स्पेसिस। बस इसके बाद खत्म करते हैं ये जनरल वाली चीजों को, फिर हम वापस आएंगे उस पे वेक्टर स्पेसिस पे। बस लास्ट प्लीज, टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस, इसको लिख लो, मोस्ट जनरल टाइप ऑफ स्पेस। भाई इसमें सब कुछ है, ऑलमोस्ट तुम सब कुछ निकाल सकते हो, पूरी मैथमेटिक्स निकाल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेसिस से। ये भाई साहब ये मजेदार चीज है ये। अब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसको डिफाइन कर लेंगे, इतनी ज्यादा खूबसूरत चीज है। तो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेसिस बनते कैसे हैं? हमारे पास बनते हैं, एक सेट लेना होगा प्लस में एक हमें टोपोलॉजी इस पे डिफाइन करनी होगी, ठीक है। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का मतलब होगा कलेक्शन ऑफ
ओपन सेट्स, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। अब ये ओपन सेट क्या होता है ना। फिलहाल के लिए मैं ज्यादा डीप नहीं लेके जाना चाहूंगा। अगर तुम चाहते हो डीप जाना तो मैं तुम्हें कुछ वीडियोस दे सकता हूं अपनी ही बनाई हुई, प्रीवियस पास्ट में जब बनाई थी मैंने। बट फिलहाल के लिए ऐसा सोच लो कि ओपन सेट की जगह हम ओपन इंटरवल जान लेते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब होता है एक नंबर लाइन लो, 1 0 1 -1 ऐसा है मान लो, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं 0 से 1 ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है, सॉरी, अगर मैंने कभी ऐसे लिखा 0 से 1, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है 0 और 1 के बीच के सारे नंबर्स। देयर आर इन्फिनिटली मेनी नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। पता नहीं है तो बात पक्का ना, फिर ठीक है। और 0 और 1 भी इंक्लूडेड है, समझ रहे हो। अगर मैं 0 और 1 के बीच के सारे नंबर इंक्लूडिंग 0 एंड 1 ले लूं, ये बात अपनी भाषा में लिख लेना वीडियो पोस्ट करके। इसका मतलब होता है 0 और 1 के बीच के सारे नंबर इंक्लूडिंग 0 एंड 1, इसे बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ये हमारे पास होता है ओपन इंटरवल। फिलहाल के लिए ना हम ऐसा ही याद रख लेते हैं, मतलब बाउंड्री इज नॉट इंक्लूडेड इन ओपन इंटरवल्स, ठीक है। बाउंड्री एलिमेंट्स, वैसा ही थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर बना सकते हो सेट के लिए। मैंने एक सेट डिफाइन करा है जिसकी बाउंड्री छोड़ दो बस तुम, ठीक है। बस यही मतलब होता है। हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बट इतना याद रख सकते हैं क्योंकि बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पता तो होना चाहिए मैथमेटिक्स में होता क्या है, टच तो कराएं चीजों को, है ना। बाउंड्री एक्सक्लूडेड, तो अगर मैं बोलूं 0 और 1 ऐसा, इसका मतलब है 0 और 1 के बीच के सारे एलिमेंट्स, और 0 और 1 नहीं है। बताना इसमें पहला एलिमेंट कौन सा। पूरी यूनिवर्स का सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछ चुका हूं मैं तुमसे। बताओ 1 0 के बाद कौन सा एलिमेंट है यहां पे। 0 के बाद कौन सा नंबर आता है। तुम कहोगे बड़ा आसान है 0.1। अच्छा मैं बोल रहा हूं 0.11, कोई और आएगा 0.111, फिर कोई आएगा 0.1111 अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब डिफाइनिंग एन एलिमेंट फ्रॉम दिस इज नॉट पॉसिबल। डिफाइनिंग अ एलिमेंट जस्ट आफ्टर 0 इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए बड़े ज्यादा अजीब हो जाते हैं और काफी जनरल चीजें होती हैं। इसीलिए यहां पे मैंने इनको बोला ना, टोपोलॉजिकल स्पेस आर मोस्ट जनरल टाइप ऑफ स्पेसेस। तो हमें क्या करना है, एक टोपोलॉजी एक सेट लेना है, उस पर टोपोलॉजी डिफाइन करनी है, और बस, हाँ, और बस वो सेटिस्फाई करनी चाहिए फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सेटिस्फाइंग सबसे पहला है, अगर हम यूनियन ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ सेट्स देखेंगे तो वो ओपन ही होने चाहिए। यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कितने भी ओपन सेट्स ले लो। यूनियन ऑफ ओपन, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी ओपन सेट्स इज ओपन। ये तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं टोपोलॉजिकल स्पेसिस, इसको पढ़ सकते हो ज्यादा डिटेल में अगर पढ़ना हो, बट दिस इज द मोस्ट जनरल टाइप ऑफ स्पेसिस। दूसरा अपने पास है इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। बस इतनी सी बात याद रख लो। यूनियन का मतलब होता है अगर हमने दो सेट लिए हैं तो उनको कंबाइंड करना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये, ठीक है, और यूनियन का मतलब होता है ये, समझ गए। जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, और यूनियन का मतलब कंबाइंड करना। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ गए होंगे, और इसके अलावा तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूं इसके बारे में। बट एक बार वेक्टर स्पेसिस दोबारा से लाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को एक और बात बतानी वेक्टर स्पेसिस के बारे में। टोपोलॉजिकल स्पेसिस जो है वो ही था एमएससी के लिए। एमएससी में जाके पढ़ते हैं, मोस्ट कॉलेजेस में एमएससी में जाके पढ़ते हैं टोपोलॉजिकल स्पेसिस के बारे में। फिर वहां पे बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं, वो टर्म्स जरूर बताऊंगा, वो बड़ी मजेदार टर्म्स है। कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, कन्वर्जेंस, कॉन्टिन्यूटी, वो सारी की सारी इस पे डिफाइन हो जाती हैं। वो सारी की सारी डिफाइन करता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो हमें पढ़नी होंगी वो चीजें। बट उससे पहले एक बार मैं वेक्टर स्पेसिस को वापस लाना चाहूंगा, तो लिखो वेक्टर स्पेसिस। वेक्टर स्पेसिस, वेक्टर स्पेसिस के बारे में अब हमें पता लगा है, एनी फंक्शन सेटिस्फाइंग टू एक्सियम्स। अब सोचो मैंने तो कितनी ज्यादा फ्रीडम दे दी। तुम कोई भी दो भाई साहब फंक्शंस लेके आ जाओ, कोई भी फंक्शन लेके आ जाओ, वो सेटिस्फाई कर रहा होना चाहिए दो
प्रॉपर्टीज को, दो एक्सियम्स को, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और एक चीज और याद रखना, नोट टाइड टू फिजिकल इंटरप्रिटेशन। कोई मतलब नहीं होता मैथमेटिशियंस को कि भाई उनका कोई फिजिकली मतलब है या नहीं। नोट टाइड टू फिजिकल इंटरप्रिटेशन। एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, फंक्शनल स्पेसिस और पॉलिनोमियल स्पेसिस। जरा इंटरनेट को ओपन करना, इसको पढ़ना, ठीक है। बहुत सारा मटेरियल ब्रीफली एक बार पढ़ सकते हो कि जस्ट एक आइडिया ले लेना कि हमारे पास फंक्शनल स्पेसिस क्या होते हैं, जहां पे फंक्शंस डिफाइन करते हैं हम, जैसे अभी मैंने ये बताया वेक्टर स्पेसिस में वेक्टर्स आते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल स्पेसिस में पॉलिनोमियल आते हैं। ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हो सकते हैं, बस इतना ही। तो अभी हमने जितना भी पढ़ा है वो उस पे हेडिंग डालो मैथमेटिक्स, और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाली है क्वांटम फिजिक्स। अब हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखने वाले हैं क्वांटम फिजिक्स पे। तो अब हम नहीं जाएंगे मैट्रिक स्पेस की तरफ, अब हम नहीं जाएंगे टोपोलॉजिकल स्पेसिस की तरफ, वो अब हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं बचे हैं। तो अब हम रखेंगे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट वेक्टर स्पेसिस पे। तीसरी बार मैं लिख रहा हूं वेक्टर स्पेसिस, और मैंने तुम्हें कहा था जब जब मैं वेक्टर स्पेसिस लिखूंगा कुछ तो तुम्हें मैं न्यू बता के जाऊंगा, ठीक है। तो वेक्टर स्पेसिस के बारे में लिख सकते हैं कि यहां के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहां के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, set of elements, they are called vectors, they are called vectors। इसके बाद हमने पढ़ा है कि दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, और एक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है ये, दो एक्सियम्स हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है ये, स्ट्रक्चर विदाउट एनी इनहेरेंट, मतलब नेचुरल नोशन ऑफ वेक्टर्स। हम नहीं बता रहे वेक्टर होते क्या हैं, बस हमने वेक्टर एक नाम दे दिया इनके एलिमेंट्स को। तुम लेके आ जाओ घर से वेक्टर बना के, विदाउट एनी नोशन ऑफ, इनहेरेंट नोशन ऑफ वेक्टर्स, डिस्टेंस और एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स। हमने नहीं बताया हम वेक्टर के डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, हमने नहीं बताया कि हम एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे मेजर करेंगे। हमने तो जनरल बस बोल दिया है वेक्टर्स, वर्ड बोल दिया है वेक्टर्स, बस इतना ही। इसके अलावा भाई हमें कुछ नहीं पता, तो मैंने बड़ी जनरल टर्म बोल दी है, बट अब हमें कुछ और भी चीजें डिफाइन करनी होंगी। जैसे हमने मैट्रिक स्पेस पढ़ा, मैट्रिक स्पेस मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि वहां पे कहा गया था कि मैट्रिक स्पेस का मतलब होता है दो पॉइंट्स लेंगे, एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा, ऐसा ही कुछ बोला था। उसी के जैसे दिखने वाला हमारे पास एक होता है जिसको हम बोलते हैं नोम्ड स्पेस। नोम्ड का मतलब ऐसे समझ लो, इसका मतलब होता है लेंथ, ठीक है। नोम्ड स्पेस, नोम्ड स्पेस क्या करता है, मेनली इसका काम क्या होता है, मेनली यूज टू डिफाइन लेंथ ऑफ अ वेक्टर, लेंथ ऑफ अ वेक्टर, बस इतनी सी बात है। मेनली यूज टू डिफाइन लेंथ ऑफ अ वेक्टर। अब हमें कैसे डिफाइन करेंगे वो भी बड़ी जनरल चीज है। नोम्ड स्पेसेस और वेरी बिग स्पेसेस। मैंने नहीं बताया लेंथ मेजर कैसे करोगे, बस मैंने ये बताया है तुम कुछ रूल्स लेके आओ, वो कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे तो हम उसे लेंथ बोल देंगे, लेंथ ऑफ वेक्टर बोल देंगे। अभी भी मैं डिफाइन नहीं करूंगी लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो तुम ही बताओगे। मैं तो एक जनरल यूनिवर्स तुम्हें एक और दे रहा हूं। ऑल्दो हमें पता है कि वेक्टर स्पेसिस से तो छोटा ही है, क्योंकि यहां वेक्टर स्पेसिस तो ऑलरेडी है ही। हम एक और उसमें कंडीशन डाल रहे हैं कि यहां पे लेंथ भी डिफाइन होनी चाहिए। यहां पे लेंथ वेंथ से कोई लेना देना नहीं, सिंपल वेक्टर्स होने चाहिए बस। एक सेट है जिसमें वेक्टर्स हैं, अगर हमने उसकी लेंथ भी डिफाइन करनी है तो वो नोम्ड स्पेसिस बन जाएंगे। इससे पहले कि मैं नोम्ड स्पेसिस की तुम्हें प्रॉपर्टीज बता दूं, एक और भी काम आता है। ये क्या करते हैं, नोम्ड ऐसे लिखते हैं इसको, दो डंडी इधर और बीच में एक कोई भी वो लिखेंगे वेक्टर, ठीक है। ये यूज होता है, इज ऑल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे होता है वो भी बता दो, लेकिन डिस्टेंस के लिए तो मैट्रिक स्पेस था, तो इसमें और मैट्रिक स्पेस में क्या फर्क हुआ भाई साहब। इसके लिए नोम्ड स्पेसिस के लिए
वेक्टर स्पेसेस डिफाइन होना जरूरी है। मैट्रिक्स स्पेस को कोई लेना देना नहीं है वेक्टर की प्रॉपर्टीज से कि दो एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है, नहीं, इसके लिए दो एक्सियम सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैट्रिक्स स्पेस एक बड़ा तो फादर साहब है, ये तो छोटा सा ही है, इसका एक छोटा सा प्रोडक्शन, ठीक है, इससे छोटा है वेक्टर स्पेसिस से। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा, मतलब ये करता है नॉर्म असाइंस अ नंबर अ नॉन नेगेटिव नंबर, क्योंकि डिस्टेंस है टू, और लिख लेना बीच में, टू ईच पेयर ऑफ वेक्टर्स, या ऐसे लिख लो वेक्टर्स और एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस। देखो वेक्टर स्पेस ऑलरेडी लिखा है मैंने, इसका मतलब वेक्टर स्पेसिस तो भाई साहब यहां पे डिफाइन हुआ ही है, ठीक है। तो वेक्टर स्पेसिस अगर हम यहां पे देखें ऑलरेडी डिफाइन था, तो मैं नोम्ड स्पेस लेके आया हूं। अब तुम डिस्टेंस को कैसे मेजर करोगे वो बताओ, डिस्टेंस को कैसे मेजर करने वाले हो जरा वो बताना। द आंसर इज पता नहीं, अभी तो नहीं पता, अभी क्योंकि हमें वेक्टर के बारे में ही नहीं पता, तो मैं डिस्टेंस कैसे बता दूंगा। ये बात भी साइड पे लिख लेना, ये बात भी साइड पे लिख लेना, इसका मतलब क्योंकि मुझे डिस्टेंस के बारे में ही नहीं पता तो मैं कैसे बता दूं। अगर मुझे डिस्टेंस के सॉरी मुझे वेक्टर के बारे में ही नहीं पता तो मैं उसकी लेंथ के बारे में कैसे बता दूंगा। तो यहां पे भी लिख सकते हैं विदाउट एनी इनहेरेंट नोशन ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस। हमें नहीं पता वो डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे होगा, बट जो भी डिस्टेंस फंक्शन होगा यहां के लिए वेक्टर स्पेसिस के लिए वो इसमें आएगा कब, जब फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। और वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज क्या है, फंक्शन। अब ध्यान से समझना, कुछ न्यू चीज आने वाली है, मेक श्योर यहां पर सीरियसनेस बढ़ जाए हमारी, ठीक है। अगर हमें कोई भी ऐसे डंडी वाला फंक्शन लेंगे, वो ये एक फंक्शन है, फंक्शन मतलब मशीन, याद है वो थप्पड़ वाली मशीन अभी जो बताई थी, चाटो वाली। अगर एक मशीन वेक्टर स्पेस से एलिमेंट्स को उठाएगी और कहां भेज देगी, रियल नंबर पे। मतलब मैंने क्या किया, वेक्टर को उठाया, ध्यान से, मैंने क्या किया, एक वेक्टर को उठा, याद रखना इसका मेनली काम है लेंथ को कैलकुलेट करना, ये तो सेकेंडरी काम है, मेन काम इसका ये है, दिस इज अ सेकेंडरी वर्क टू डू, ये मेन काम है। ये क्या करेगी, एक वेक्टर को उठाएगी वेक्टर स्पेस से, मशीन में डालेगी, वहां पे होगी धुलाई और फिर होगी एक रियल नंबर साइन, एक रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर असाइन हो जाएगा, सेटिस्फाइंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब ऐसे तो कितने ही सारे फंक्शन हो सकते हैं जो ऐसी प्रॉपर्टीज को जो ऐसा होते हो, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाइंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम जनरल स्पेसिस, जनरल वेक्टर स्पेसिस की बात ना करके, हम उसके नॉर्म्ड स्पेसिस की बात ना करके, फिर अगला एक आएगा इनर प्रोडक्ट स्पेस, उसकी ना बात करके, जो उसके अगला आएगा हिल्बर्ट स्पेस, उसमें जाने वाले। सोचो, ये आ गया हमारे पास वेक्टर स्पेस, ये आ गया हमारे पास नॉर्म्ड स्पेस, ये आ गया हमारे पास इनर प्रोडक्ट जो नेक्स्ट आएगा, और ये आ गया हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस। इसे पढ़ने वाले इतने से, समझ रहे हो, इतनी सी चीज से क्वांटम मैकेनिक्स आती है। आई होप यहां तक समझ गए होंगे, बट ये इतनी सी चीज भी ना हवा निकाल देती है अच्छों की, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। प्रॉपर्टीज हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है जो हमने पहले उसके लिए लिखी थी मैट्रिक्स स्पेसिस के लिए, बिल्कुल वैसे ही। पहला नॉन नेगेटिविटी, नॉन नेगेटिविटी ये तो हमारे लिए भी है ना। नॉन नेगेटिविटी मतलब अगर कोई भी एक एलिमेंट लोगे, कुछ ऐसे लिख लेते हैं फिलहाल के लिए इसको, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, तो नोटेशन ध्यान से, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी। यहां तक समझ आ गई। दूसरी लिखो, दूसरी हमारे पास है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी हमें कहती है कि अगर मैंने एक नंबर, एक एलिमेंट, एक स्केलर मतलब जो फील्ड से नंबर आता है, वो हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया है एक वेक्टर के साथ, या अभी के लिए मान लेते हैं मैं वेक्टर को ऐसे लिख रहा हूं v से, ठीक है, और एक a ले रहा हूं फील्ड से, तो a v जो होगा वो इक्वल हो जाएगा a और v के। a तो एक कांस्टेंट ही है और कांस्टेंट को बस पॉजिटिव बनाना है,
बस इतनी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक हमारे पास थर्ड आती है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने मैट्रिक्स स्पेसिस में भी लिखवाई थी। मैट्रिक्स स्पेसिस में देखा होगा तो यहाँ पे सिमेट्री था, यहाँ पे होमोजेनिटी है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर्स अलग चीज है ना, तो अलग एलिमेंट्स आए हैं तो अलग तरह से बिहेव करेंगे, प्रॉपर्टीज भी अलग तरह से बिहेव करेगी। अगर हमने कभी भी दो वेक्टर्स लिए हैं ऐसे, तो हमेशा छोटा होगा, ऐसा भी लिख सकते थे इसको कि ऐसा, बस एक टाइम पे या तो कैट उठाओ या ब्रा उठाओ, ठीक है। दिस इज ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल टू साई प्लस फाई, ऐसा, ठीक है। इसे इट इज कॉल्ड ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। बस इतनी सी बात याद रखेंगे और हो गया, बस इतना ही था, इसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। अब आपने बताया था भैया कि नोम्ड स्पेसेस जो है वो दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को भी मेजर करते हैं, आंसर इज यस। उसके लिए मैं एक मेट्रिक स्पेस की मेट्रिक उठा रहा हूं, तो वो डिफाइन होती है कुछ ऐसे। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मेट्रिक स्पेस एंड नोम्ड स्पेस, बस इतनी सी बात नोट कर लो। इससे पहले कि मैं रब करूं, ये बताता है डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, टू एलिमेंट्स नहीं है ना, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लग गई। ये जो डी है ना, ये तो बड़ा जनरल चीज थी, ये नोम्ड ने उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स एंड दीज टू वेक्टर्स, याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, दीज वेक्टर्स हैव मे और मे नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद फिजिकल स्पेस। इसकी कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई ऐसे ही कर रहे हैं मैथमेटिक्स। यूज जब देखोगे तो भाई साहब प्यार हो जाएगा तुम्हें, ठीक है, मैथ से। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है इनर प्रोडक्ट स्पेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनर प्रोडक्ट स्पेसिस। मतलब ऐसे समझ लो, इसको आईपीएस भी बोलेंगे हम, हाँ, आईपीएस ऑफिसर काइंड ऑफ। तो यहां पे जो अब हम पढ़ने वाले हैं, ऐसे समझ लो हिल्बर्ट स्पेस में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, छोटा सा चेंज होता, माइनर सा। तो मेनली हमें सारा का सारा समय बिताना होगा इस पे, इसके साथ समय बिताना होगा। ज्यादा समय बिताओगे तो रिलेशनशिप अच्छी होगी और टॉक्सिक भी, तो इतना भी समय नहीं बिताना है। ये कोई एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूं ये मैं तुम्हें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, अगेन पहले हम सेट बोल रहे थे ना अभी तक, ऐसे समझ लो एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए, प्लस एक वेक्टर स्पेस डिफाइन होना चाहिए ऑलरेडी, प्लस में उसमें इनर प्रोडक्ट डिफाइन करनी है। व्हाट इज दिस इनर प्रोडक्ट? मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें लेंथ को डिफाइन करना है या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को डिफाइन करना है, तो तुम्हें किसकी जरूरत पड़ती है? नॉर्म की। एग्जांपल्स बताएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स बताएंगे तुम्हें, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर तुम्हें लेंथ या फिर डिस्टेंस को डिफाइन करना, नॉर्म की जरूरत पड़ती है। बट अगर तुम्हें एंगल्स डिफाइन करने हो, एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स, तो कैसे करोगे, है ना। जरूरी नहीं, मैं तो एक जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूं, एंगल्स जरूरी नहीं है, मैं एंगल्स की ही बात कर रहा हूं। इन जनरल अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये क्या करता है, देखो ये करता, पहले इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर हम इसकी इंट्यूटिव डेफिनेशन लिखेंगे। इंट्यूटिवली क्या मतलब है, क्योंकि मिलता नहीं है यार ये इनर प्रोडक्ट स्पेसिस वगैरह, इनको इंट्यूटिवली समझना बड़ा मुश्किल होता है, बट आज समझेंगे। इनर प्रोडक्ट टेक्स, या ऐसे समझ लो, टेक्स टू वेक्टर्स and assigns a number, a real number, नहीं, a number इस बार कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल और कॉम्प्लेक्स। याद रखना, नॉर्म में सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आ सकता था, नॉन नेगेटिव आ सकता था। बट टेक्स टू वेक्टर्स, दो वेक्टर लेगा और उसका आंसर होगा एक रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटिंग एंगल्स और कोरिलेशन बिटवीन दैम, एक दूसरे के साथ के संबंधों को रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक है। दो वेक्टर्स, मतलब इसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे पहले वाले के ऐसे थे ना,
इसमें ऐसे लिखा जाता है x, y। ये x, y का एक आंसर आएगा, एक नंबर आएगा, लेट अस से z आ गया इसका आंसर, एक नंबर होगा, याद रखना, रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों के बीच के संबंध कितने गहरे हैं, ठीक है। सो इसका एग्जांपल समझो कि x, y का अगर हमने इनर प्रोडक्ट लिया, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो एक हमें मिलेगा नंबर, या फिर हम इसको स्केलर भी बोल सकते हैं, स्केलर भी नंबर ही है हमारे पास। एक हमें स्केलर मिलेगा जो ऐसी इंफॉर्मेशन रखेगा दैट एनकोड्स द इंफॉर्मेशन, इनके बीच की कोरिलेशन या फिर इनके बीच का जो रिलेशन है उसकी इंफॉर्मेशन रखेगा। हाउ दे आर अलाइंड, अबाउट देयर अलाइनमेंट, मतलब वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये मतलब है, ठीक है। और हाउ सिमिलर दे आर, जो मैंने लास्ट में लिखी है इसको मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है अगर मैंने इनर प्रोडक्ट किसी भी चीज का ले रहा हूं तो वो हमें बताएगा इनर प्रोडक्ट कि उन दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है या कितनी डिससिमिलैरिटी, कितने एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं या इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, ठीक है। तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं इनर प्रोडक्ट को, जो हमारे, याद अभी मैंने स्टार्टिंग में आज बताया था ना, ये रिप्रेजेंट करता है इनर प्रोडक्ट स्पेस। याद रखना है जो इसका आंसर आएगा इन जनरल एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में भी क्वांटम मैकेनिक्स में भी अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही इसके रिजल्ट्स होते हैं। मैं जो अब नेक्स्ट लिखवाने वाला हूं वो ज्योमेट्रिकली बताने वाला हूं, बट हमें पता है जब भी हम ज्योमेट्रिकली जाते हैं, राजन जी ने कहा था, राजन जी घर राजन ने कहा था कि, मैंने कहा था, कैसी बात है, मैंने कहा था कि ज्योमेट्रिकली जब भी हम चीजों को समझते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे, बट फिर भी थोड़ा इंट्यूटिवली इसको समझने के लिए अभी हमें पता लगा इनर प्रोडक्ट करते क्या है। दो एलिमेंट्स डालोगे, एक नंबर मिलेगा, वो नंबर बताएगा कि कितनी सिमिलैरिटी है, कितनी डिससिमिलैरिटी है। अगर इनका आंसर 0 आ गया मतलब दे हैव नो रिलेशन, उनके बीच में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब वो कैसे डिफाइन करना है, दोनों के बीच के अलाइनमेंट भी बता देता है, बड़े ज्यादा यूजेस हैं इसके, वो यूजेस बताएंगे, उससे पहले इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। तो पहले ये लिख लो कि ज्योमेट्रिकली क्या करता है, मेजर्स हाउ मच वन वेक्टर, हाउ मच वन वेक्टर इज अलोंग, जैसे लिख लो, इज points in the direction of other vector, other vector, ये मतलब है। And how their magnitudes contribute to their अलाइनमेंट, ये मतलब है, ठीक है। ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने तुम्हें बताया हुआ है, वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो मेरे पास ये 2 एरो हैं, ठीक है। अगर इनके बीच में एंगल है थीटा, तो अगर मैं थीटा का यहां कंपोनेंट लेना चाहूंगा तो यहां पे एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, मतलब ये जो वेक्टर है इसका इतना कंपोनेंट होगा, इतना इसका मैग्नीट्यूड का पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा इसके अलाइनमेंट में। अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते, अगर मैं तुम्हें बताऊं, मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर, जिसने वेक्टर पढ़ा उसको समझ आ रही होगी, वरना एक बार देख लो। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर, जिसको दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन में हमेशा मैं रेफरेंस लेक्चर पक्का डाल दिया करूंगा, ठीक है। बट अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा सा हमें पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, अभी नोट कर लो, इस वीडियो के बाद देख लेना, लेकिन देखना जरूर, मजा आएगा। अगर मैंने 2 वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट लिया तो मैं इसको डिफाइन ऐसे करता हूं, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, मतलब नॉर्म ऑफ ए, नॉर्म ऑफ बी इनटू कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एक वेक्टर, अगर मान लो ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्रीज और कॉस 90 होता है 0, इसका मतलब इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट आ गया 0, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। मैंने इनर प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन कर दिया, मैंने डिफाइन करा है फिजिक्स के लिए। इन जनरल हमेशा ऐसी नहीं दिखाई देती है, इनर प्रोडक्ट हमेशा ऐसी नहीं होती, बट ऐसी भी हो सकती है, ये समझ रहे हैं। तो ये मतलब था इसका, मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर।
अब हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, वो लिख लेते हैं, बट उससे पहले अभी जो हमने पढ़ा था नॉर्म और अभी जो हमने पढ़ा है इनर प्रोडक्ट, इनके बीच में भी एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन नॉर्म एंड आईपीएस, इनर प्रोडक्ट या आईपी, तो वो होता है दिस, ये, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स के बीच का इनर प्रोडक्ट लेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, वो नॉर्म के ही इक्वल आता है। कैसे आता है अभी बताएंगे, ठीक है। अगर दो सेम वेक्टर का, जैसा भी मैंने बताया ना, अगर एक वेक्टर लिया दूसरा वेक्टर लिया, दोनों सेम ही वेक्टर्स हैं एक्स, तो अभी मैंने बताया था, या ए मान लो इसको, ए डॉट ए क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड और कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, और ए डॉट ए इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर बन जाएगा, मैग्नीट्यूड पे डंडी लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर इधर आकर रूट बन जाएगा और वही फॉर्मूला आ गया जो यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकली मैं बता रहा हूं, बट ये जो मैंने लिखा है दिस इज मच मोर जनरल देन दिस। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। अब मेन इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं कि क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इनर प्रोडक्ट है जो कि दो एलिमेंट्स लेगा इस बार वेक्टर स्पेसिस से, मैं मान के चल रहा हूं दो एलिमेंट्स सेम वेक्टर स्पेस से उठाए, दो एलिमेंट्स उठाए, इसलिए पहला वी दूसरा वी, क्रॉस का मतलब होता है दो एलिमेंट्स, हमें पता लगना चाहिए, ठीक है। और आंसर मिलेगा एक फील्ड का नंबर, याद रखना। पिछले वाले में भी अगर मैंने एफ लिख दिया था तो उसके ब्रैकेट में डाल लेना, अगर मैंने इनर प्रोडक्ट नॉर्म्ड स्पेसिस में भी यहां पे एफ लिख दिया था तो उसकी ब्रैकेट में लिख लेना नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, बस ये लिख लेना। तो ये हमारे पास है, दो एलिमेंट्स उठाएगा, इसीलिए मैंने v क्रॉस v लिखा है। पहली हमारे पास प्रॉपर्टी आती है लीनियरिटी। तो लीनियरिटी का मतलब होता है अगर कभी भी हमारे पास कुछ ऐसा दिया हो ax1 प्लस में bx2 y, तो इसको हम लिख सकते हैं ax1 y प्लस bx2 y, ये मतलब है, इजीली लिख सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है कॉन्जुगेट सिमेट्री, ये न्यू तरह की सिमेट्री है, कॉन्जुगेट सिमेट्री। इसमें सिंपली तुम एक्स वाई को वाई एक्स नहीं लिख सकते, अगर तुमने एक्स वाई लिखा है और तुम्हें वाई एक्स बनाना है तो तुम्हें उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा पहले, याद रखना इस बात को। एक्स वाई से वाई एक्स बनाना है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। इस पे स्टार भी लगा सकते थे इसकी जगह, बट मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है, तीसरा क्या होगा गैस करो। आज तक हम पढ़ते थे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, बट अब हमारे पास आएगा पॉजिटिव डेफिनेट। इसका मतलब होता है किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच की इनर प्रोडक्ट निकालोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी हमेशा, हमेशा। इक्वल टू 0 तभी हो सकती है व्हेन x इज इक्वल टू 0, खुद वेक्टर अगर 0 हुआ तभी 0 आएगा, वरना नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक बात तुम्हें समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मैं एक फिजिक्स का भी एग्जांपल बता देता हूं, बड़ा मस्त सा एग्जांपल है, तो वो देख लो। फिजिक्स में अगर हम देखें तो हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि एनर्जी कम हो गई है मेरी, ऐसा नहीं है भाई साहब। जो रेडबुल है उनकी एनर्जी कहां से आती है, उनकी जो एनर्जी के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है उसमें तुमने पढ़ा नहीं है क्या, 33% राजन की एनर्जी का जो अभी बताऊंगा, दिमाग में नहीं आ रहा वर्ड, पहले पढ़ाई कर लो, कुछ भी बातें बीच में शुरू कर लेते हैं। कॉस थीटा हमारे पास होता है, अभी अभी बताया था a डॉट बी इज इक्वल टू समथिंग, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स का मैग्नीट्यूड वाई का मैग्नीट्यूड, ठीक है। हेयर एक्स एंड वाई आर वेक्टर्स, याद रखना वेक्टर्स हैं ये, वेक्टर स्पेसिस की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बात तुम्हें समझ आ रही होगी। एंगल इनके बीच में तभी डिफाइन कर सकता हूं अगर हमारे पास ये जो पूरी की पूरी चीज है ये इस स्पेस की प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हो, जो कि करती है, इसीलिए मैं इसको डिफाइन कर पा रहा हूं। मैंने शायद तुम्हें बता दिया है ये रिलेशन, ऑलरेडी बता दिया है। एंड फाइनली 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 क्वांटम फिजिक्स तुम्हारे सामने आने वाली है। हमने पढ़ा है अभी तक हमने पढ़ा है नॉर्म्ड स्पेसिस, वेक्टर स्पेसिस, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस। फाइनली क्वांटम मैकेनिक्स की बारी। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब होता है हिल्बर्ट स्पेसिस, और यहीं पे अब हमारे पास आती है मेन चीज।
अब मैं तुम्हें क्वांटम मैकेनिक्स से इंट्रोड्यूस जरूर करवाना चाहूंगा, ठीक है। तो पहले लिखो हिल्बर्ट स्पेसिस। हिल्बर्ट स्पेसिस का मतलब कोई न्यू चीज नहीं है, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस ही है। बस यहां पे मैं एक और चीज ऐड कर दूंगा, यहां पे मैं ऐड कर दूंगा वर्ड कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये मतलब है इसका। अब ये कंप्लीट का मतलब क्या होता है, यही बाकी का लेक्चर है, ठीक है। मतलब कहने का है क्या है, हिल्बर्ट स्पेस का मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस जो लिखी थी। यहां पे आने के लिए वेक्टर्स को एक तो इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज फॉलो करनी चाहिए, प्लस में क्या फॉलो होना है, कंप्लीटनेस। अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें बता भी रहा था, कंप्लीटनेस, कॉम्पैक्टनेस और कन्वर्जेंस, कंटिन्यूटी, ये सारी चीजें आती हैं हमारे पास, है ना। कंप्लीटनेस का मतलब लिखो एवरी कॉशी सीक्वेंस क्या मतलब समझ नहीं आ रहा जब तक अभी मैंने समझाया ही नहीं है तो। ओवर थिंकर्स, अब मेरे को समझाने तो दो ये बात। कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है, उससे पहले कॉशी सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, पहले वो समझते हैं, ठीक है। कॉशी सीक्वेंस, कॉशी सीक्वेंस का मतलब है हमने कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ले लिया। फॉर एग्जांपल, एक समय ऐसा आया भाई साहब, उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो कम होता गया। बढ़िया, सिर के ऊपर से गई ना, ये हुई ना बात। मैंने एक सीक्वेंस ली 1/n, मेरे ख्याल से सीक्वेंस तो सबने देखी होगी अपने एक लाइफ में एक बार। 1/n तो हो जाएगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सोन 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 1/1 मिलियन, 1/1 मिलियन 1, ऐसा ऐसा आता है ना। एक समय ऐसा आएगा जब बहुत दूर बाद 1 मिलियन तक पहुंच गए हम, तो दो एलिमेंट्स लिए तुमने, 1 मिलियन, 1/1 मिलियन और 1/1 मिलियन 1। दोनों को अगर तुमने सब्ट्रैक्ट करके देखा तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबली स्मॉल था। ऐसी सीक्वेंसेस को हम कॉशी सीक्वेंस बोलते हैं। अपनी लैंग्वेज में लिख लो वीडियो पॉज करके। इससे पहले कि तुम्हारे फेस पे मैं मैथमेटिक्स दिखाऊं, सॉरी तुम्हारे फेस के सामने मैं मैथमेटिक्स दिखाऊं, फटाफट अपनी लैंग्वेज में लिख लो एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें एक पॉइंट के बाद डिस्टेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स बिकम वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, ठीक है, ऐसा लिख लो। लो मैं ही लिख देता हूं, एक तो अंग्रेजी भी तुम्हारी थोड़ी सी पूरी सूरी ही है, मेरी भी वैसी है, मैं सेंटेंस बना लूं पहले। आफ्टर 1 पॉइंट सीक्वेंस बिकम्स more and more clustered। clustered का मतलब more and more tightly clustered। मेरे को भी लेनी ही पड़ेगी क्लास, लग रहा है इंग्लिश की। हाँ, एक समय ऐसा आएगा जब टर्म्स इतनी ज्यादा पास आ जाएंगे, इतना ज्यादा कम हो जाएगा दो, किन्हीं भी दो के बीच का डिस्टेंस, बता पाना ही बड़ा मुश्किल हो जाए। जीरो नहीं होगा बट जीरो के बहुत पास हो जाएगा। तो अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखवाते हैं। ये तो है समझने के लिए डेफिनेशन, बट वी आर मैथमेटिशियंस नाउ। अ सीक्वेंस दिस, कोई भी सीक्वेंस होती, जरूरी थोड़ी 1/n हो, कुछ भी हो सकता, हमें क्या पता कौन सी सीक्वेंस की बात हो रही है। एनीथिंग कैन हैपन, है ना, है ना, बढ़िया। अ सीक्वेंस दिस, ये गिवन है इन। अब सीक्वेंस के बीच का डिस्टेंस लेना है और हमें पता है हम है मैथमेटिशियंस नाउ, हु वी आर व्हाट वी से रेप्यूटेटेड मैथमेटिशियंस, यू नो। हाँ फिर ठीक है। अब हमें इसके बीच का डिस्टेंस लेना है, लेकिन डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस तो डिफाइन होना चाहिए। कहां पे, तो डिस्टेंस इन हिल्बर्ट स्पेस। और हिल्बर्ट क्यों लिख रहा हूं, काट दो, मेट्रिक स्पेस जिसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और नॉर्म्ड स्पेस। इन्हीं दोनों में ही देखा हमने तो डिस्टेंस। फिलहाल के लिए हम वेक्टर्स की बात करना चाह रहे हैं तो नॉर्म्ड स्पेस लिया, इसलिए मेट्रिक को कट कर दिया मैंने, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लेना है, सीक्वेंस इन दिस इन नॉर्म्ड स्पेस सच दैट। अब मेन डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे लिखो, फॉर ऑल एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन का मतलब है एक बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर, एक्सट्रीमली स्मॉल, बट इट इज नॉट जीरो। लिख लो कहीं पे फटाफट से, ये नहीं मैं लिखवा रहा हूं, खुद से लिखोगे। इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर बट इट इज नॉट जीरो। देयर एग्जिस्ट एन ग्रेटर देन इक्वल टू नेचुरल नंबर। कोई तो नेचुरल नंबर एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा, 1 मिलियन टर्म हो सकती है, ये टर्म का नंबर है। कितनी टर्म के बाद वो डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स।
n ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल mn बिलोंग्स टू, फॉर ऑल mn बस बिलोंग्स टू रहने दो, सच दैट xm minus xn डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज लेस देन एप्सिलॉन। अरे भाई साहब सिर के ऊपर से निकली होगी पक्का, है ना, मेरे भी निकली थी पहली बार, बट आसान सा है, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, देखते जाओ। इसमें हमारे पास क्या है कहना ये चाह रहे हैं कि एक हमने कोई भी एक सीक्वेंस ली लेटर से ये, इसमें एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 विच इज अ वेरी स्मॉल नंबर, कब, एक टर्म के बाद। वो कौन सी टर्म है, लेटर से n, n कोई भी हमारे पास एक मैंने यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया, इसको ना बिलोंग्स टू लिख देना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो नेचुरल नंबर ही होते हैं, रियल नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी होती हैं, नेचुरल नंबर ऑफ टर्म्स होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मान लो 1 मिलियन टर्म के बाद ये डिस्टेंस कम होना स्टार्ट हुआ, फॉर ऑल mn मतलब उसके बाद, इस नंबर ऑफ टर्म के बाद जितनी भी टर्म्स हैं, कोई भी दो टर्म्स उठाओ, उनके बीच का डिस्टेंस देखो, मतलब अल्टरनेट टर्म उठानी है एक के बाद एक, दो टर्म्स उठाई, उनके बीच का डिस्टेंस देखा, दैट इज वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से स्मॉल। एप्सिलॉन हम डिफाइन करेंगे, हम अपनी सेटिस्फैक्शन देखेंगे, हमारी सेटिस्फैक्शन है 0.00001, इससे छोटा डिस्टेंस हुआ बिटवीन टू पॉइंट्स तो हम उसको मान जाएंगे वो कॉची सीक्वेंस है। तो ये हम पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये मतलब है इसका। मेरे ख्याल से तुम बात समझ गए होंगे, और कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है वो लिखते हैं आप। कॉची सीक्वेंस समझ गए, ऐसी सीक्वेंस, ये एग्जांपल भी लिख दिया है, जिसमें एक समय के बाद डिस्टेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स बिकम एक्सट्रीमली स्मॉल। अब आते हैं कंप्लीटनेस की तरफ। बस कंप्लीटनेस का मतलब हमारे पास क्या होता है वो लिखते हैं। फिलहाल के लिए नॉर्म्ड स्पेस, वैसे मैं मैट्रिक स्पेस भी लिख सकता था, बट अभी हमारे काम की नहीं है, अब मैंने हटा दिया है, पूरी गेम से ही हटा दिया है। इज कंप्लीट if every Cauchy sequence in that space, कौन सा स्पेस, इसमें से तुम एक सीक्वेंस बनाओ खुद से, इसमें से तुमने एक सीक्वेंस को बनाया, और if every Cauchy sequence in that space has a limit within the same space, within the same space, कहने का मतलब है अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज देख रहे हो, तो कितनी एनर्जीज पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के पास, इनफाइनेटली मेनी पॉसिबल एनर्जीज। तो उनका तुमने एक सीक्वेंस बना लिया, उस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी जिसको वो अप्रोच करना चाह रही है एनर्जी, वो भी उसी स्पेस में होना चाहिए। जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एनर्जी का, -13.6, ये माइनस है 13.6 बाय n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसकी लिमिट लेंगे एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, पहली टर्म आएगी -13.6, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, फोर्थ आएगी, ऐसे अप टू सोन, जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा आंसर आएगा 0, और 0 भी उसी स्पेस में होना चाहिए जिस स्पेस पे ये सारी चीजें तुमने डिफाइन करी थी, विच इज हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस में 0 भी होना चाहिए क्योंकि ये सीक्वेंस जो है ये 0 को अप्रोच कर रही है, ये मतलब है इसका, समझ पा रहे हो। तो जितनी भी तुम सीक्वेंसेस बनाओगे, वो सीक्वेंसेस की जो लिमिट है वो आनी चाहिए वापिस उसी स्पेस में। तुम कहोगे ऐसा तो हमेशा होगा, ऐसा कोई एग्जांपल ही नहीं, आप मुझे बताओ एग्जांपल जिसमें वो सीक्वेंस ना अप्रोच कर रही हो, उसी स्पेस में ना आ रही हो, बता देते हैं क्या दिक्कत है। एग्जांपल ऑफ नोट कंप्लीटनेस लो, इसमें क्या दिक्कत है, बच्चों वाला काम देखो, 1 + 1/2 + 1/3 अप टू सोन 1/n, ये सीक्वेंस है इस बार, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। दूसरी टर्म क्या आएगी, ये है सीक्वेंस, तो मैं सीक्वेंस को लिखने की कोशिश करता हूं, 1 + 1/2 + 1/3, फैक्टोरियल भी लगा लेना, n फैक्टोरियल तक है। हमें पता है कि इसमें जो नंबर यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं रैशनल्स, तुम इसका आंसर देखोगे तो रैशनल आएगा, और अप टू सोन जितना भी देखोगे सबका आंसर रैशनल ही आने वाला है ना, रैशनल आंसर आता जाएगा हमारे पास। मेरे ख्याल से बात तुम समझ पा रहे होंगे, हमेशा रैशनल आंसर आएगा। पहली टर्म, फिर अगली टर्म लिखेंगे तो n + 1 आ जाएगा, बस यहां पे एक अप टू सोन 1/n + 1 का फैक्टोरियल,
अप टू सोन, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होती है सीक्वेंस में, ठीक है। किसी भी दो सीक्वेंस की टर्म्स को उठाना, उनको माइनस करना, लेटर से माइनस करके हमारे इन दोनों को ही अगर मैं माइनस करूं तो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी माइनस करने पे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, बचेगा हमारे पास 1/n+1 का फैक्टोरियल, विच इज n को इंफिनिटी अप्रोच कराओगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें n की जगह कुछ भी रख लो, होगा तो रैशनली, है ना। n एक हमारे पास, याद रखना दिस n इज नेचुरल नंबर। ये n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो इसका जो भी डिफरेंस करके आंसर आएगा वो एक रैशनल नंबर ही होगा। छोटा रैशनल नंबर हो सकता है, बट जो भी है एक समय आने पर इतनी छोटा डिफरेंस हो जाएगा, इतना छोटा डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन टू टर्म्स कि हम इसको क्या बोल देंगे, कॉशी सीक्वेंस। हाँ ये कॉशी तो है, हाँ ये कॉशी सीक्वेंस तो है, बट अब इसकी लिमिट देखो, जो इसकी लास्ट टर्म हमारे पास आएगी, बट हम इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 1+1/2 + 1/3 फैक्टोरियल अप टू सोन 1/n फैक्टोरियल अप टू सोन 1/इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक टर्म्स जा रही हैं मान लो, ठीक है, इन्फिनिटी तक टर्म्स चली गई। अरे ये तो डेफिनेशन होती है एक्सपोनेंशियल की, सीरियसली ये डेफिनेशन होती है एक्सपोनेंशियल की, 1/n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, हाँ 1 मतलब इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, और फैक्टोरियल का जिसको मतलब नहीं पता है, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1। हाँ ये जो सीरीज बनी है, इसकी जो लास्ट टर्म आएगी, मैंने क्या बोला, मैंने एक सीक्वेंस उठाई है फ्रॉम इररेशनल्स, सॉरी क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम रैशनल्स, मतलब इसमें रैशनल नंबर से अलाउड है, इररेशनल नहीं आ सकता, बट e इज एन इररेशनल नंबर। दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, एन एग्जांपल, वीडियो पॉज करो, सोचो, दोबारा से बताते हैं। मैंने एक सीक्वेंस ली xn, जिसमें nth टर्म थी 1+1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/n फैक्टोरियल, पहली टर्म है, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म सारी लिख सकते हैं। लास्ट टर्म देखेंगे तो इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन लास्ट टर्म पे पहुंचते पहुंचते पता लगा इसमें तो एक्सपोनेंशियल आ गया, एंड एक्सपोनेंशियल जो होता है वो तो एक इररेशनल नंबर है। इसका मतलब स्टार्ट किया हमने रैशनल के स्पेस से, लेकिन हम एंड रिजल्ट में पहुंच गए इररेशनल में। लेकिन मैंने तुम्हें क्या कहा था, कंप्लीटनेस क्या होती है, कंप्लीटनेस का मतलब होता है अगर तुमने एक सीक्वेंस ली है किसी स्पेस से, तो उसकी जो लिमिट आएगी, लिमिट का मतलब जो एंड टर्म आएगी, लास्ट टर्म जो इन्फिनिटी पे जाके अप्रोच कर रही होगी, वो टर्म हमारे पास उसी स्पेस में वापस आनी चाहिए, जो कि नहीं आई। रैशनल से चले थे और पहुंच गए इररेशनल में, विच इज नॉट ट्रू, है ना। आई होप यहां तक बात समझ आ गई होगी। इजी सी चीज थी, है ना, रैशनल से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, इररेशनल में पहुंच गए, ऐसी चीजें नहीं कंप्लीटनेस में अलाउड है। तो फाइनली हमें हिल्बर्ट स्पेस के बारे में पता लग ही गया। हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, एक ऐसा स्पेस जिसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस हो, प्लस में वो कंप्लीट होना चाहिए। मतलब मैं उसमें से, जैसे वो एनर्जी वाला एग्जांपल बताया ना मैंने, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वाला, वैसे पोजीशन का भी हो सकता है कि जितनी भी मैंने पोजीशंस ली हैं एक पार्टिकल की पॉसिबल, एक पार्टिकल कई सारी पोजीशंस पे हो सकता है, लेकिन अगर मैं कोई भी एक सीक्वेंस बना दूं उन पोजीशंस की, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स उसी स्पेस में आने चाहिए। उस सीक्वेंस की जो लिमिट है किस में आनी चाहिए, उसी स्पेस में आनी चाहिए। देन दैट स्पेस इज हिल्बर्ट स्पेस, और वो आएगी ही आएगी क्योंकि हमने स्पेस ही ऐसे डिफाइन करा। हिल्बर्ट स्पेस से बाहर नहीं जा सकते, और हिल्बर्ट स्पेस कोई छोटा सा स्पेस नहीं है, इट इज अ वेरी लार्ज स्पेस। कोई तो साइंटिस्ट था, मेरे को नाम नहीं ध्यान है, उन्होंने बोला था कि हिल्बर्ट स्पेस इज अ वेरी लार्ज स्पेस, यू कांट लिव इन दैट। तो नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिक्स को थोड़ा सा एंड की तरफ पहुंचाते हुए, एब्स्ट्रैक्ट चीजों को, क्योंकि सारे टूल्स इकट्ठे कर लिए हैं, तो मैं 5 तुम्हें डेफिनेशंस बताने वाला हूं जो कि हमारे एडवांस्ड टॉपिक्स जब भी हम पढ़ेंगे तो तब काम आएगी। पहली है कंप्लीटनेस, दूसरी है कॉम्पैक्टनेस, फिर हमारे पास है कॉन्टिन्यूटी, और फिर हमारे पास है कनेक्टेडनेस, और फिर हमारे पास है यहां पे विच इज कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस हो गया, कन्वर्जेंस। एग्जाम्पल से समझाओ, हमें मेन डेफिनेशंस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। इससे शुरू करते हैं कंप्लीटनेस से। ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी एंश्योर करती है, एंश्योर्स
देयर इज नो मिसिंग पॉइंट्स. यू विल नेवर फाइंड दीज डेफिनेशंस एनीवेयर. खुद से बनाई हुई हैं जो मेरे को समझ आई हैं. ठीक है, तो ध्यान से इसको लिख लेना और मिस मत करना. एंश्योर्स देयर इज नो मिसिंग पॉइंट्स इन दिस स्पेस. बस इतनी सी चीज, बस खत्म, यही था. मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ पॉइंट्स ऑफ अ सीक्वेंस becomes close and close, then it converges to a point within that space. वही चीज जो मैंने कॉशी वाले में लिखवाई थी कि दो पॉइंट्स, सीक्वेंस हमने एक ले लिया कॉशी सीक्वेंस. कॉशी ने मतलब कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया तो इसीलिए उसका नाम रखा गया होगा. अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स लें सीक्वेंस के, उनके बीच का डिस्टेंस अगर कम 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 होता जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि वो अप्रोच, मैंने एन की जगह इंफिनिटी रख दी, तो जो आंसर आएगा वो आंसर भी उसी स्पेस में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हम उसे क्या बोल देंगे, कंप्लीट स्पेस. ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस इज अ कंप्लीट स्पेस. हम हिल्बर्ट स्पेस में जाएंगे. ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस में ही जाएंगे आई वुड से. बस इतनी सी बात ध्यान रखना. इसके बाद हमारे पास आता है, पहले कन्वर्जेंस के बारे में बात करते हैं. हमें ज्यादा कोई डीप नहीं जाना है कन्वर्जेंस के बारे में, बस इतना याद रख लो, डार्ट बोट एग्जाम्पल. मेरे ख्याल से स्पेलिंग यही होते हैं. हमें कोई भाई मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, बस इतना याद रख लो. कन्वर्जेंस का मतलब होता है अगर ये डार्ट बोर्ड है और ये इसका पॉइंट है जिसपे मुझे एक्चुअल एम करना है, तो कितना क्लोज है इसके हमारा एरो, उसे बोलते हैं कन्वर्जेंस. इस गोले के कितना पास है. जैसे फॉर एग्जांपल 1/n में अगर मैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी देखूं, किसी के लिए अगर न्यू नोटेशन है तो मैं एक बार बता देता हूं. इसका मतलब है हम इस टर्म की, इस सीक्वेंस की एक टर्म उठाई 1/n, हम देखना चाह रहे हैं लिमिट का मतलब उसकी क्षमता देखना चाह रहे हैं एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी. n जैसे इंफिनिटी को अप्रोच करेगा आंसर आएगा 0. मतलब ये जो सीक्वेंस है ये धीरे 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 किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ. ऑल्दो इट विल नेवर रीच 0. याद रखना, इट विल नेवर रीच 0. बिल्कुल 0 को नहीं रीच करेगी. क्यों? अरे भाई इंफिनिटी क्या होता है बताना जरा, है ना, इसीलिए. बट ये हमारे पास कन्वर्जेंट पॉइंट होगा, इसे हम लिमिट बोल देंगे. दिस इज लिमिट. लिमिट का मतलब कन्वर्जेंट पॉइंट, किस पे पहुंचना चाह रही है सीक्वेंस. जैसे e इक्वल टू माइनस के 13.6/n², एट द एंड ऑफ द डे जाना तो 0 पे ही जा रही है ना. इनफाइनाइट पे जाके 0 होगी. इनफाइनाइट क्या होता है, वी हैव नो आइडिया. एटलीस्ट आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट इज इन्फिनिटी. पता लगते ही मैं तुम्हें इल्तिहा जो भी होता है वो कर दूंगा. ठीक है, बढ़िया. कन्वर्जेंस का पता लग गया है. और नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ रही है विच इज कनेक्टेडनेस. कनेक्टेडनेस का नाम से ही समझ आ रहा है कि देयर इज नो ओवरलैपिंग. कनेक्टेड है चीजें, देयर इज नो डिवीजन कैन नॉट बी डिवाइडेड. किसकी बात हो रही है, स्पेस की. स्पेस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू नॉन ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट. आपस में कोई लेना देना नहीं होता तो उनको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट. नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स. एक स्पेस को तुम डिफरेंट पार्ट्स में ना तोड़ पाओ तो उसे हम बोलते हैं कनेक्टेडनेस. ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. सिंपल भाषा में, इफ यू cannot break into pieces. ओ भाई साहब, दुख भरी बात आ गई. कैसे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे ना एक बार. तुम्हारे साथ भी हुआ था क्या कभी? बस वही बात याद आ गई. बट माई हार्ट इज नाउ कनेक्टेड. माई हार्ट follows the property of connectedness now. No one can break it now into pieces. ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हो इसका, रबर बैंड. हम हार्ट का एग्जाम्पल ही नहीं लिखेंगे, चलो लिख लो. ठीक है, हाँ, मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी. कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि अगर मैं जितना स्मूथनेस ऑफ फंक्शन, ऐसे लिख सकते हो एक वर्ड में अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं तो इट इज अ स्मूथनेस ऑफ फंक्शन.
अच्छा, अगर तुम्हें बार बार फंक्शन 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 बोल रहा हूं उससे दिक्कत हो रही है तो मैं फंक्शन के बारे में जरूर बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। फंक्शंस पे तो भाई साहब पीएचडी लेवल का हम काम कर लेंगे, इतना डीप पढ़ लेंगे और पता भी नहीं लगेगा तुम लोगों को, एज यूजुअल, ठीक है। स्मॉल चेंजेस इन इनपुट अरे रिजल्ट्स टू स्मॉल चेंजेस इन आउटपुट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूटी बोलेंगे। मतलब तुमने ग्राफ लिया, उसमें कर्व ड्रॉ कर दी जिसमें देयर इज नो ब्रेक, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस कर्व बोलते हैं। बट कॉन्टिन्यूटी इज अ वेरी जनरल टर्म, तुम्हें पता है सारी बहुत जनरल टर्म पढ़ रहे हैं। जो हम पढ़ते थे वो तो सिर्फ एक छोटे से एग्जाम्पल्स होते थे, ठीक है, वो तो क्या कह सकते हैं, छोटी छोटी चीजें हमें बताई जाती थी खुश करने के लिए। कॉम्पैक्टनेस, इफ स्पेस इज बाउंडेड एंड क्लोज्ड, बाउंड्री इंक्लूडेड होनी चाहिए। याद आया कुछ, अभी अभी मैं बताया था मैंने क्लोज के बारे में, क्लोज सेट, ओपन सेट, 0 और 1 एक ओपन सेट है, अभी अभी बताया था, क्योंकि वी हैव नो आइडिया व्हाट इज इट्स बाउंड्री, हमें नहीं पता इसकी बाउंड्री क्या है, बट इसमें पता है बाउंड्री क्या है, ये क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, ठीक है। हमें सेट से कोई लेना देना नहीं, हम अपना काम चला लेंगे फिलहाल के लिए इंटरवल से, एक नंबर लाइन के जो इंटरवल होते हैं उससे अपना काम चल जाएगा, और वही अपने ज्यादा काम के रहते हैं। हमें उतनी भी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स में पीएचडी नहीं करनी है अभी के लिए, करनी होगी तो उसके लिए अलग भाई साहब लेक्चर्स बना रखे मैंने, इसके तो कहां ही घुस रखा हूं मैं इस टॉपिक में, तो ठीक है, वहां से पढ़ लेना। इसका फायदा क्या होता है, स्पेस इज बाउंडेड एंड क्लोज्ड, तो उसे कॉम्पैक्ट बोलेंगे। इसका फायदा यह होता है, इट मेकिंग इट वेल बिहेव्ड फॉर कन्वर्जेंस ये एंड कंटेनमेंट, कंटेन्ड किया जा सकता है एक स्पेस को अगर वो कॉम्पैक्ट होगा, तो ये मतलब है इसका। जैसे मैं अगर तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूं, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अभी अगर मैं एक यहां पे सेट लिखूं, दिस इज दिस कॉम्पैक्ट, नहीं, क्योंकि ये ओपन है, हमें तो क्लोज चाहिए है, दिस इज ओपन, और इसको हम नॉट कॉम्पैक्ट बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम ऐसा लिखें तो इट इज कॉम्पैक्ट। देखो अब तुमने इतना सारा अगर देख ही लिया है, थोड़ा सा और इसके बारे में मैं बताता हूं, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल जरा सा। अगर मैं कभी भी ऐसा लिख रहा हूं, इसको नॉट कॉम्पैक्ट बोल रहा हूं, इसका मतलब है नॉट, इट कैन नॉट बी कवर्ड, कैन नॉट बी कवर्ड बाय फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स। मैं इसको फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स में ब्रेक नहीं कर सकता। और एक नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं सबस्पेस। सबस्पेस का मतलब क्या होता है, वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस का सबस्पेस होता है, नॉर्म्ड स्पेस है उसका सबस्पेस होता है, आईपीएस इनर प्रोडक्ट स्पेस है उसका सबस्पेस होता है, हिल्बर्ट स्पेस का सबस्पेस होता है। सबस्पेस का मतलब है अगर एक बहुत बड़ा स्पेस है, उसका एक छोटा सा पार्ट ले लूं, सच दैट वो छोटा पार्ट भी वही प्रॉपर्टीज फॉलो करता है जो ओरिजिनल स्पेस फॉलो करता है, तो उसे सबस्पेस बोल देंगे। समझ तो नहीं आई ना, बढ़िया, बहुत अच्छे। इसका मतलब है अगर मैंने एक W लिया, सबसेट, ये सिंबल होता है सबसेट, मतलब छोटा पार्ट किसका, वेक्टर स्पेस का। इफ W इज अ सबसेट ऑफ V और एंड W फॉलोस all the properties as V, then W is called its सबस्पेस। बस इतनी सी बात ही हमें ध्यान रखनी थी सबस्पेस के बारे में, कि वर्ड हमें कहीं पे दिख जाए तो हम घबराएंगे नहीं। सबस्पेस का मतलब होता है कि अगर एक पूरा बड़ा सा स्पेस है, उसका एक छोटा सा हमने पार्ट ले लिया, तो वो छोटा पार्ट भी वही प्रॉपर्टीज फॉलो करता हो जो ये बड़े वाला कर रहा था, बस है छोटा, इसमें कम एलिमेंट्स है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको सब स्पेस बोलेंगे। तो एक बड़े से स्पेस को अगर हमें स्टडी करना है, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके सब स्पेस को स्टडी कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक पूरे शहर का सर्वे करना है, बड़ा मुश्किल है, मुझे एक देश का सर्वे करना है, बड़ा मुश्किल है, तो हम उसकी छोटे छोटे शहरों की या कॉलोनीज की स्टडी कर सकते हैं, बस वैसा ही कुछ मान लो। तो पूरे स्पेस की स्टडी ना करके, मैंने बताया हिल्बर्ट स्पेस इज अ वेरी लार्ज स्पेस, तो हम उसकी सब स्पेस की भी स्टडी कर लेते हैं कभी कभी। हम उतना डीप नहीं जाएंगे, बट एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग तो तुम्हें पता होना चाहिए था। और नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, क्वांटम मैकेनिक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग अपने पास आती है क्वांटम मैकेनिक्स।
क्वांटम मैकेनिक्स में हमें पता है होगा हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस, सारी की सारी बातें हम हिल्बर्ट स्पेस में कर रहे होंगे। सबसे बड़ा था वेक्टर स्पेस, फिर था नॉर्म्ड स्पेस, फिर था इनर प्रोडक्ट स्पेस, और फिर आया हिल्बर्ट स्पेस। दो प्रॉपर्टीज, लेंथ, एंगल्स या रिलेशन बिटवीन टू वेक्टर्स, और आईपीएस प्लस में कंप्लीटनेस, है ना। कंप्लीटनेस का मतलब एवरी कोशी सीक्वेंस हैज अ लिमिट विद इन दैट स्पेस। भाई सब रैपर तो बन सकता हूं मैं, है ना। सच बताना एक बार सच बता दो, रैपर तो बन सकता हूं मैं, ना। डीसी तो करना है एक दूसरे को बस, और क्या करना है रैपर ने, बस यही तो काम है। यो यो, बस यही तो है। चलो, हिल्बर्ट स्पेस क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहला पता मैं क्या सोचता था, इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की बात होगी। अब इनफाइनाइट डायमेंशनल का मतलब देयर आर इनफाइनाइटली मेनी डायमेंशंस ऑफ स्पेस, दिस स्पेस, पहले मैं ऐसे सोचता था, विच इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू, मैंने अभी तुम्हें बताया है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो यहां पे मैं इन्फिनिटी का मतलब ये सोचता था, सिंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस, है ना, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इसकी वजह से इनफाइनाइट नंबर आता है, विच इज 100% नॉट ट्रू। वो नहीं है भाई साहब इन्फिनिटी का मतलब। इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का मतलब समझो पहले तुम। पहले तो मतलब क्या नहीं है वो लिख लो। इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस does not imply infinite number of particles. एक्चुअल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशंस का मतलब होता है एक पार्टिकल कितनी स्टेट्स में हो सकता है। पॉसिबल स्टेट्स ऑफ अ पार्टिकल कैन बी इनफाइनाइट। जैसे क्वांटम फील्ड थ्योरी है, क्वांटम फील्ड थ्योरी में भी जो हिल्बर्ट स्पेस यूज होता है वो इनफाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस यूज होता है। रीजन, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए इनफाइनाइट डायमेंशनल इसलिए यूज होते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरे स्पेस में होती है, स्पेस एंड टाइम में, उसकी बताओ कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं पूरे स्पेस एंड टाइम में। हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज, है ना। तो अगर एक पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है तो उसके पास और कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी पोजीशंस यहां पे अवेलेबल हैं, कितने पॉइंट्स अवेलेबल हैं यहां पे? इनफाइनाइटली मैनी। तो एक पार्टिकल अभी इस स्टेट में है बट देयर इज अ रेंज ऑफ इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ क्वांटम फील्ड थ्योरी। उतना तो डीप नहीं लेके जाने वाला हूं, पहले क्वांटम मैकेनिक्स तो सीख लें। क्वांटम फील्ड थ्योरी तो हाथी जोड़ लेते हैं अभी उसके सामने, है ना, वो तो बहुत ज्यादा ही डीप है, अभी तो नहीं उस पर जा पाएंगे हम। तो इसमें लिख लो इसका मतलब क्या होता है, बट इसका मतलब ये तो नहीं होता है, बट इट रिलेट्स टू द रेंज ऑफ पॉसिबल स्टेट्स अ पार्टिकल कैन हैव, नॉट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो अभी मैंने बात बताई है बिल्कुल सेम ही लिखा है। एक पार्टिकल्स के पास कितनी स्टेट्स अवेलेबल हैं उसे रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट डायमेंशन, ना कि पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बिल्कुल भी नहीं करता है। मैंने क्वांटम फील्ड थ्योरी का एग्जांपल भी दे दिया है। और जब भी हम ऐसा लिखा करेंगे तो क्वांटम फिजिक्स में इसे वेव फंक्शन बोलते हैं। इसे पढ़ेंगे हम क्वांटम फिजिक्स में। कहां पढ़ेंगे? क्वांटम फिजिक्स में, जब मेन क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट हो गया। अभी तो एग्जांपल बता रहे हैं, तो इसको एक मिस्ट्री की तरह रख लो। जैसे वीना इज अ मिस्ट्री, दिस वेव फंक्शन इज अ मिस्ट्री, ठीक है, वैसा ही समझ लो। दिस रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ अ पार्टिकल, दिस रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ अ पार्टिकल। अच्छा, यहां पे मैंने कुछ लिखा, हाँ, यहां पे सिंगल वर्ड लिख लेना, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। स्टेट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, ठीक है। स्टेट अ सिंगल पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई, या फिर अ सिंगल पार्टिकल कैन हैव। ऑक्यूपाई लिख लेना इसको स्लैश डाल के, ठीक है। थोड़ा अंग्रेजी में हाथ टाइट है तो संभाल लेना थोड़ा सा। स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इन अ हिल्बर्ट स्पेस। स्पेस भी डिफाइन करना होगा पहले हमें कि उसमें किस तरह की प्रॉपर्टीज तुम्हें चाहिए। हिल्बर्ट स्पेस तो बहुत बड़ा है, उसके कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, तुम्हें नॉर्म इस तरह चाहिए, तुम्हें इनर प्रोडक्ट स्पेस इस तरह चाहिए, तो तुम्हें डिफाइन करनी होंगी वो चीजें। मैंने तो बहुत जनरल पढ़ा दिया तुम्हें, बहुत ही ज्यादा जनरल चीज, बहुत ज्यादा यूनिवर्सल चीज पढ़ा दी।
उसमें अब हमें चीजों को बहुत केयरफुली डिफाइन करना होगा। मैंने अगर बोल भी दिया ना कि एक वेक्टर है जिसकी लेंथ को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेंथ कह दिया, इसका मतलब है नोम्ड स्पेस ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर मैं इनर प्रोडक्ट की बात करूं, ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में आ जाए इनर प्रोडक्ट मतलब आईपीएस की बात हो रही है, इनर प्रोडक्ट स्पेस इज डिफाइंड। इसके बाद हम लिख सकते हैं फॉर मैनी क्वांटम मैकेनिकल, जैसे भी क्वांटम फील्ड थ्योरी का एग्जांपल बताया था, फॉर मैनी क्वांटम सिस्टम्स द हिल्बर्ट स्पेस इज इनफाइनाइट डायमेंशनल। अब अगर तुमने एक भी बार सोचा ना कि ये स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशन, नहीं सोचना है बिल्कुल भी। इनफाइनाइट डायमेंशंस का मतलब बिल्कुल भी नहीं है वो। डायमेंशंस का मतलब भी अभी तुम्हें बताएंगे क्या होता है, ठीक है, बट ये वो वाले डायमेंशंस बिल्कुल भी नहीं है। बार बार बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि मिसकंसेप्शन मत पाल लेना, क्योंकि अभी जो भी तुम पढ़ रहे होंगे उसमें साधारण वाले स्पेस ही पढ़ रहे होंगे, नहीं है ये साधारण वाले स्पेसिस, याद रखना इस बात को, ठीक है। इसका मतलब है पार्टिकल कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ पोटेंशियली इनफाइनाइट सेट ऑफ बेसिस फंक्शन। इसी पे ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, परेशान मत होना कि बेसिस फंक्शन का मतलब क्या होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हमारे पास थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स ही पढ़ेंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स को अब थोड़ा एक लेक्चर के लिए साइड पर रख के क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में ही पढ़ेंगे, स्पिन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए बेसिस फंक्शन को लिख लो, बताएंगे इसके बारे में। जैसे अगर मान लो कभी स्पिन के बारे में पढ़ रहे, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटोन, यहां पे तुम मजे करो यार, यहां पे तुम्हें फ्रीडम दे रखी है। इसमें हमारे पास स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन में और पोलराइजेशन ऑफ फोटोन में अगर हम देखें तो 2 और 3 डायमेंशन की ही जरूरत पड़ेगी, सिर्फ 2 और 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, तो यहां है मजे ही मजे बिल्कुल। बट अगर हम दूसरी जगह पे आ जाए, पोजीशन किसी पार्टिकल की, या एनर्जी डिफाइन करनी पड़ जाए, या फिर मोमेंटम डिफाइन करना पड़ जाए, या एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना पड़ जाए, देयर वी मे नीड इनफाइनाइट डायमेंशंस, देयर वी मे नीड इनफाइनाइट डायमेंशंस। ध्यान रखेंगे इस बात। तो फाइनली समराइज कर लेते हैं इनफाइनाइट डायमेंशनल को, इनफाइनाइट डायमेंशनल या इनफाइनाइट डायमेंशंस को। इनफाइनाइट डायमेंशन का एक फॉर द वेरी लास्ट टाइम मैं इसका मीनिंग बताने वाला हूं। द इनफाइनाइट डायमेंशन इज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। याद रख लो, इनफाइनाइट डायमेंशन का मीनिंग मीन्स द कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम रेंज भी बोल सकते हैं, रेंज ऑफ स्टेट्स अ पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई, ठीक है। एनर्जी हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी और रेंज ऑफ स्टेट अ पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई, ऐसे भी लिख सकते थे यार, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टेट्स अवेलेबल टू अ पार्टिकल। अभी याद रखना अ पार्टिकल जरूरी है यहां पे, अवेलेबल टू अ पार्टिकल। मैनी पार्टिकल्स के बारे में भी बताता हूं क्या होता है अवेलेबल टू अ पार्टिकल, इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर बहुत ज्यादा पार्टिकल आ गए वो भी बताता हूं। इसका मतलब क्या होता है, अब हमने देखा एक फंडामेंटल पार्टिकल, मैंने अपनी वीडियो में बहुत सारी बार बताया हुआ है कि एक पार्टिकल कैन बी इन मल्टीपल स्टेट्स एट द वेरी सेम टाइम। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक समय पे कई सारी स्टेट्स में हो सकता है, कई सारी स्टेट्स में मतलब कई सारी एनर्जी हो सकती है उसके पास, कोई स्पेसिफिक एनर्जी नहीं हो सकती जब तक उसको मेजर ना कर ले, किस पोजीशन पे एग्जैक्ट पता नहीं। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, देखना नेचुरली वो चीजें आएंगी भाई सब क्वांटम मैकेनिक्स में। जो भी मैं तुम्हें यहां पढ़ाने वाला हूं ना, जब मैं क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा नेचुरली वो चीजें गिरेंगी तुम्हारे सामने। नेचुरली तुम देखोगे यार ये तो एकदम सही सा हो रहा है यार, ये तो चीज वहां पड़ी थी, ऐसा ऐसा होगा, एकदम आश्चर्यचकित हो जाओगे तुम। समझ पा रहे हैं, ये होने वाला देखो। इट अलाउस पार्टिकल स्टेट्स टू बी represented by a superposition of infinite basis vectors,
इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस स्टेट्स। ऐसे समझ लो बेसिस स्टेट्स हैं जो पूरे स्पेस को, वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने वाली है। ठीक है, बेसिस स्टेट्स, इसे मेनली हमें पढ़ना है कि बेसिस क्या होती है। बेसिस का मतलब है, मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, बेसिस का मतलब बड़ा आसान सा, इतना भी मुश्किल नहीं। फिलहाल के लिए ज्योमेट्री पे जाना चाहेंगे, साधारण मैथमेटिक्स पे जाना चाहेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां के लिए डायरेक्शन के लिए हमने मान लिया आई कैप, यहां के डायरेक्शन के लिए मान लिया जे कैप। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये आई और जे मिलके पूरे स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं। तुम मुझे कहो यहां का पॉइंट लिखना है, मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे, एंड आई और जे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तुम मुझे कहोगे मुझे यहां जाना है इस जगह पे, तो जा सकते हैं। कितना चलना है आई कैप में, कितना चलना है जे कैप में, ये देख लो बस। वो नंबर्स तो हमें पता है, स्केलर्स हैं। तो 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप, आ गया आंसर। इसका मतलब मैं आई और जे का यूज करके पूरे के पूरे स्पेस के किसी भी एलिमेंट को लिख सकता हूं। यूजिंग आई एंड जे आई कैन राइट होल स्पेस, या ऐसे भी कह सकते हैं आई जे स्पैन्स होल R2 का मतलब 2 डायमेंशनल स्पेस। अभी मैं ज्योमेट्री, अब ये वाला स्पेस है, मैं साथ साथ बता दिया करूंगा किस स्पेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, आई और जे मिलके पूरे के पूरे स्पेस को लिखने की ताकत रखते हैं। कोई भी एलिमेंट लिख सकते हो 2 डायमेंशनल स्पेस का यूजिंग आई एंड जे। क्लियर है यहां तक? पक्का? ठीक है, बढ़िया। तो ये मतलब था, इसे ही हम बोलते हैं बेसिस। इसे ही हम बोलते हैं बेसिस। बेसिस क्या करता है? पूरे स्पेस को जनरेट कर देता है। हमें तो अभी यहां पे 2 डायमेंशनल बेसिस ही दिख रही है, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने देखा। अब इसको भूल जाओ, समझ लिया, भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है अभी हमें इससे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लिखो जिसमें इनफाइनाइट की जरूरत पड़ेगी। तो इनफाइनाइट की जरूरत पड़ती है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। कितने एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं इन अ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर? क्या होता है बताएंगे जल्दी। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, इतना ध्यान रखो। ये है हमारे पास इनफाइनाइट डायमेंशन का मतलब। इनफाइनाइट डायमेंशन का मतलब कितनी पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, ना कि ये वाला डायमेंशन। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में भी कुछ लिख लेते हैं, और फिर मैनी पार्टिकल्स के बारे में भी लिखेंगे। पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में लिखो। सबसे पहली बात हमने ये जानी है कि इनफाइनाइट डायमेंशंस डज नॉट इंप्लाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये मतलब है। और 1 पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 वेक्टर इन अ वेक्टर स्पेस। एक वेक्टर से रिप्रेजेंट, वेक्टर स्पेस नहीं, हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, वेक्टर स्पेस इज अ वेरी लार्ज, वेरी 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 लार्ज स्पेस। स्पेस इज इनफाइनाइट डायमेंशनल, ऐसे लिख लो, स्पेस इज इनफाइनाइट डायमेंशनल। मुझे पता है मैं ये वाली चीज दोबारा लिखने वाला हूं, बट जितनी बार लिखूंगा उतनी बार तुम्हें याद कराने के लिए लिखूंगा। ठीक है, स्पेस इज इनफाइनाइट डायमेंशनल। इसका मतलब है ड्यू टू द रेंज ऑफ, ड्यू टू द रेंज ऑफ पॉसिबल स्टेट्स available to the particle, available to the particle, not due to the number of particles। अब नहीं मैं उसको लिखवाऊंगा बार बार, वो तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा हो जाएगा मेरे लिए ही। अगर बहुत सारे पार्टिकल आ गए तो क्या करेंगे? ये थोड़ी है बहुत सारे पार्टिकल्स की स्टडी ही नहीं होती है। होती है, बिल्कुल होती है। उसके लिए हम यूज करेंगे टेंसर प्रोडक्ट। जब आज तुम आए थे, मतलब जब तुमने लेक्चर देखना शुरू किया था, तो मैंने को एक चीज बताई थी टेंसर प्रोडक्ट जैसी, है ना, वही यूज होती है। तो टेंसर प्रोडक्ट इज यूज्ड जब बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाएं। एक वेक्टर लिया, एक वेक्टर स्पेस से, दूसरा वेक्टर लिया लेटर से, उसी वेक्टर स्पेस क्यों बोल रहा हूं, हिल्बर्ट स्पेस से। ठीक है, ये लिया एक हिल्बर्ट स्पेस से, ये भी लिया हिल्बर्ट स्पेस से, इनके बीच में हमने लगा दिया ये ऑपरेशन। वैसे इसको ऐसे लिख लेना क्रॉस की तरह, ऐसा। ये टेंसर प्रोडक्ट, ये हमारे पास 2 पार्टिकल, एक था इनफाइनाइट डायमेंशनल, दूसरा भी है इनफाइनाइट डायमेंशनल, और बड़ा स्पेस बन गया, बट जो भी है यही है भाई हमारे पास। ऐसे ही अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी होंगे तो सबको ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमें। बट अच्छी बात यह है कि जब हमें क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़नी है ना, क्वांटम मैकेनिक्स तो नहीं पढ़ने वाले इस कोर्स में, हम ज्यादा पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, वो ग्रेट डील ऑफ क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे, बट उसकी उतना डेप्थ में नहीं जा पाएंगे। उसके लिए अलग कोर्स देखेंगे कोई। फिलहाल के लिए हमें
इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जरूरत तो नहीं पड़नी होगी, पड़ेगी हमें फाइनाइट नंबर ऑफ इसकी जरूरत पड़ेगी, वेक्टर्स की, फाइनाइट नंबर ऑफ, फाइनाइट टेंसर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, इनफाइनाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टेंसर प्रोडक्ट ऑफ दी, ऐसे लिख लो, टेंसर प्रोडक्ट मैनी पार्टिकल के लिए ऑफ दी हिल्बर्ट स्पेस फॉर ईच पार्टिकल, जितने पार्टिकल उतने पार्टिकल के लिए हमें टेंसर प्रोडक्ट करना होगा, ये बात ध्यान रखनी होगी। स्पेस बिकम्स वेरी लार्ज जब हम ये करते हैं, ठीक है, ये भी लिख लो, बट जो भी है यही है, स्पेस बिकम्स वेरी लार्ज। हाँ, स्पेस बहुत लार्ज तो हो जाएगा, बहुत बड़ा स्पेस हो जाएगा, बट ईच पार्टिकल इन हिल्बर्ट स्पेस इज स्टिल इनफाइनाइट डायमेंशनल, बट ईच पार्टिकल in Hilbert space become is still infinite dimensional। बस इतनी सी बात हम याद रखेंगे, इनफाइनाइट डायमेंशनल ही है अभी भी। इनफाइनाइट डायमेंशनल का मतलब हमें पता है, if space is described by the, if space is described by, yes, described in terms of continuous spectrum of infinite states। इस लास्ट लाइन का हमारे पास मतलब है कि अगर इफ स्पेस इज, ये चीज कब वैलिड होगी, इफ स्पेस इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ इनफाइनाइट स्टेट्स। अगर हमारे पास इनफाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस को हमने डिफाइन कर रखा है, तो हम हर एक पार्टिकल के लिए मतलब जितने भी पार्टिकल होंगे सबका टेंसर प्रोडक्ट कर देंगे। अभी तो मैंने यहां 2 ही लिखे हैं, बट यहां पे अगर मान लो 500 पार्टिकल्स का हम एक लेके चल रहे हैं सिस्टम, तो 500 पार्टिकल्स के लिए लिखना होगा। हम क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ेंगे तो उसमें फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ टेंसर स्पेस ही यूज करेंगे, बट टेंसर प्रोडक्ट ही यूज करेंगे, बट इन जनरल देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो। तो उसके लिए फिर हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। जब ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाए तो क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और फिर उसके बाद क्वांटम फील्ड थ्योरी, फिर उसके बाद स्ट्रिंग थ्योरी, फिर उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज, और सारी की सारी चीजें पढ़ लेंगे। बट अभी के लिए तो हम यहीं पे ही समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हैवी हो गया लेक्चर, है ना, काफी ज्यादा ही हैवी हो गया है। तो इसको रिवाइज करना, वीक में तुम्हें पता है मैं 2 लेक्चर्स डालने की पूरी कोशिश करता हूं, 3 भी डाल दूंगा जब मेरे को लगेगा कि लेक्चर थोड़ा छोटा बनाया जा सकता है। बट अभी हम देखें तो लेंथ मेरे ख्याल से लगभग 2 घंटे तक पहुंच गई होगी, या 1 घंटे 45 मिनट तक पहुंच गई होगी, है ना। तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर तुम्हें समझ आ गया होगा, मजा बहुत आया होगा, मुझे तो बहुत आया है। अभी भी उतनी ही एनर्जी फील हो रही है जितनी स्टार्टिंग में थी। तो क्योंकि मैथमेटिक्स तो भाई मैं 24 घंटे बोल सकता हूं, वो मुझे पता है तुम नहीं सुन पाओगे 24 के 24 घंटे, मतलब मोस्ट ऑफ यू विल, बट प्यार तो करते ना भाई से, फिर ठीक है, सुन तो लोगे, है ना, फिर ठीक है। तो बट मैं यहीं पे इसको समाप्त करना चाहूंगा। ये हमारे पास थोड़ा सा मैंने एंड में पहुंचते पहुंचते तुम्हें बताने की कोशिश की है इनफाइनाइट डायमेंशनल का क्या मतलब होता है। इसका तो भाई एक स्क्रीनशॉट लेके इसको स्टोरी पे लगा के मेंशन कर देना मेरे को बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत करना बहुत सारी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय।